चैनल। जैसे देख रहे हैं आप, ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस संविधान दिवस, अब मुझे बड़ा डाउट है कि 72वां है 73वां है, कौन सा? देखिए बोलना है, जितना बोलेंगे उतना ज्यादा फायदा है ना। तो 72वें संविधान दिवस पर आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ इंडियन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एक सहयोगी के रूप में है। आज हम बातचीत करेंगे जो पुस्तक वहाँ रखी हुई है उस पुस्तक का क्या अर्थ है, और 3 सशक्त व्यक्ति हमारे साथ होगी, वो अपनी बातचीत वाणी से रखेंगे जिनके पास जीवन के अनुभव है। जैसे मैं कहूँ मैंने किताबें बहुत पढ़ ली होगी लेकिन मेरे पास अनुभव नहीं है, उनके पास अनुभव है, उन्हें जीवन के सारे उतार चढ़ाव होते हैं। तो आज हम इस पर बातचीत करना चाह रहे हैं और ये बातचीत एक लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि जो संविधान सभा की बहस हुई या वाद विवाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हुए, उस पर हम एक सीरीज चालू करना चाह रहे हैं और महीने में एक बार रहेगी। उसके जो मुख्य विषय है 1950 में और आज 72 वर्षों बाद उसमें क्या बदलाव हुआ है, उस पर चिंतन हो, बातचीत हो, डिस्कोर्स हो। तो राउंड टेबल में रहेगा, संभवतः मान के चलिए। तो 3 वक्ता हमारे साथ हैं। मेरे गुरु के रूप में प्रोफेसर प्रहलाद पराय जी हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ आप आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। तालियां होनी चाहिए साथ में। मैं आमंत्रित करता हूँ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लेकिन उससे इतर आपका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है, क्योंकि पढ़ने का जो आप सीखेंगे कि कैसे किस उम्र में भी आदमी, और पूरी लेगेसी है, अपने आप में परंपरा है। श्री अशोक कुमार व्यास सर हमारे साथ हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ आपको स्थान ग्रहण करने के लिए, आप आए और स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में देखिए, जिंदगी सीखते सिखाते कहाँ ले जाती है, और 60 के दशक में भी ऊर्जावान व्यक्तित्व के रूप में हमारे बीच माननीय रमन नंदा जी हैं। अभी परिचय आपके सामने होगा। पूरे देश में एक बड़ा नाम रहा है, तीनों अपने आप में बड़े नाम वाले हैं, लेकिन अभी पता चलेगा कि क्या क्या आपका योगदान है। और उससे ज्यादा जब आप उनकी वाणी से माँ सरस्वती को सुनेंगे तो वो किस तरीके से अपनी बात रखते हैं उसे समझ में आएगा। मैं रमन नंदा जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आए। और मैं इसी क्रम में ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन के मुखिया मैं माननीय प्रमोद शर्मा जी का भी स्वागत करता हूँ। वैसे तो आप आयोजक हैं, लेकिन हमारे तो प्रदर्शक हैं, इसलिए तो जैसा आपको विदित है, आज हम संविधान दिवस पर बातचीत करने वाले हैं। और 72वां संविधान दिवस है, विधिवत 2015 से प्रारंभ किया गया है। अब क्यों हुई इसकी बातचीत मैं कहूंगा तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। हमारे सामने 3 वक्ता है, वो बताएंगे कि क्या ये मैनुअल है। जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने जाते हैं या कोई व्हीकल खरीदने जाते हैं, उसके साथ मैनुअल आता है, और बहुत सारे लोग उसको मैनुअल को नहीं देखते, लेकिन हमारे कई साथियों में गंदी आदत है, वो उस मैनुअल को भी बड़े ध्यान से देखते हैं। आप कंप्यूटर या लैपटॉप भी खरीदते होंगे तो बहुत सारे आपको शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को पता होता है। तो जैसे मैनुअल है, ऐसे कई बार लोग कहते हैं बाय डिफॉल्ट मैनुअल जीवन का आपका जैसे पैदा हुए वैसे इस दुनिया से चल रही, या कुछ उसमें अपने हिसाब से आपने उस मैनुअल में कुछ बदलाव किया या कुछ लिखा। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन की साधना के पश्चात ये जो पुस्तक आपके सामने है, मूल है, उसकी रेप्लिका, मूल प्रतिलिपि है। तो उसमें ऐसा क्या था जिसने 72 वर्षों तक इस राष्ट्र को एक बेहतर राष्ट्र बनाया और बेहतर बताया। बहुत सारे संविधान संशोधन हुए। तो ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए हम सुनेंगे, पहले 3 वक्ता बोलेंगे, उसके पश्चात हम आपको भी सुनना चाहेंगे। जितना ज्यादा इंटरेक्टिव होगा उतना ही फायदा होगा। मैं पहले आपको परिचय करा देता हूँ।
हमने हमारे साथ प्रोफेसर प्रहलाद राय है। प्रोफेसर प्रहलाद राय ने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से LLM करने के पश्चात आपने नाम सुना होगा JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से MPhil और PhD की है। राजस्थान विश्वविद्यालय के जयपुर में विधि विभाग, एक लॉ डिपार्टमेंट है, के विभागाध्यक्ष रहे। वर्ष 1988 से 2015 तक कानून की शिक्षा और शोध कार्य के मार्गदर्शक रहे। यही नहीं बल्कि पोस्ट डॉक्टरल और PhD स्कॉलर और IIM के विद्यार्थियों के शोध कार्यों का सुपरविजन भी आपके सानिध्य में हुआ है। वर्ष 2013-14 में जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज के संपादक रहे हैं। राजस्थान में विधि के पाठ्यक्रम की समीक्षा और अन्य दायित्वों का आपने सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि, संविधान के साथ ही मानवाधिकार आपकी विशेषज्ञता और आपका इच्छा का, यानी आपको मजा आता है उस पर बातचीत करने में, एक अपने आप में उसके विशेषज्ञ हैं। एक अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल ऑन नीदरलैंड से वर्ष 1988 में फेलोशिप और वर्ष 2016 से 2018 तक ICSSR नई दिल्ली से सीनियर फेलोशिप प्राप्त की। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल में विभिन्न विषयों पर आपके लेख प्रकाशित हुए हैं। वर्ष 1988 से 2001 तक राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदस्य रहे और ISIL के नई दिल्ली के आप आजीवन सदस्य हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन सुनाए। अभी हम आपको सुनेंगे जो संविधान की प्रेम्बल है, यानी प्रस्तावना, उस पर आप बोलेंगे। यानी जो भी हम संविधान को समझना चाहते हैं उस प्रेम्बल को समझ लें। जब मैं अभी हम इसको खोल रहे थे तो भाई साहब ने कहा इसमें समाजवाद तो नहीं, तो मूल का जो है मूल था, हाँ वो मूल था, और यहाँ दोनों में आप अंतर समझ लीजिए। दूसरे वक्ता न्यायाधीश श्री अशोक कुमार व्यास रहेंगे हमारे साथ। जैसलमेर में जन्म और BCom की शिक्षा जैसलमेर से करने के पश्चात 1980 में आप बीकानेर से विधि की शिक्षा प्राप्त की। राजस्थान विश्वविद्यालय से जयपुर से सन 1983 में LLM किया। अभी बातचीत हो रही थी, दो मित्र मिले आपस में, अभी ये डिस्कशन हो रहा था कि कौन सीनियर कौन जूनियर है। तो अच्छा लगता है, मुझे मेरे साथ कई बार पढ़ने में मिल जाते हैं तो बड़ा मजा आता है। आपने राजस्थान सरकार में पहले प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात RTS जो राजस्थान तहसीलदार सेवा होती है उसमें सेवा की। सिविल न्यायाधीश से लेकर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के पद तक आपने सभी काम कर्मठता से परिचय दिया। इस दौरान आप विशिष्ट न्यायाधीश के पद पर भी रहे। वर्तमान में आप अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाएं सीकर के पद पर कार्यरत। और देखिए अभी लास्ट में पूछेंगे कि आपके घर में कितने लोग जुडिशरी में है ना। अभी मैं किससे बैठे बैठे चाय पर बात कर रहा था, मैं आज व्यास साहब से मिलेंगे, एक बार परिचय आता। आपका पुत्र मेरा जूनियर और मेरा मित्र भी है, तो बेटा, बहू, बेटी, जवाई साहब भी है ना। मैं तो वहाँ जवाई साहब भी बता दिया। बेटे ने टॉप भी किया था। हाँ, नहीं मुझे ध्यान है, जब उसने पहले बार प्रवेश किया था तो मैं आपके साथ था और हमने विश्वविद्यालय के उसमें गेस्ट हाउस में लंच साथ में लिया। तो तीसरे वक्ता श्री रमनंदा है। जयपुर में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात रमनंदा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA दिल्ली में पत्रकार बने। समयांतर उन्होंने बतौर पत्रकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI जिसे कहते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, BBC विश्व सेवा लंदन, आज तक TV, लोकसभा TV एवं आउटलुक पत्रिका में रिपोर्टिंग या रिपोर्टाज की, जिसमें भारतीय संसद, नेपाल, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा आदि से रिपोर्टाज शामिल है। पारिवारिक कारणों से रमन पुनः जयपुर बस गए हैं, जिस दौरान उन्होंने राजस्थान की तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा के मीडिया सलाहकार के रूप में राजस्थान के प्रशासन को कुछ हद तक नए दृष्टिकोण को देखने और समझने का अवसर मिला। अपनी पारिवारिक संपत्ति को भूमाफिया से बचाने के प्रयत्नों में 1 दशक से अधिक समय तक अदालतों और वकीलों से सरोकार रखते हुए रमन ने विधि का व्यावहारिक ज्ञान अर्जित करने के साथ कानून की औपचारिक शिक्षा भी प्राप्त की। संप्रति राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सक्रिय है।
कई बार बच्चों क्या कि रास्ता मोड़ देती है ना, कई दरवाजे खोल देती है, आपको जाना पश्चिम में होता है, पूर्व में पहुंचा देती। तो ऐसे ही है हमारे तीनों वक्ता। हम ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करेंगे, सुनेंगे, जितना कम समय हम ज्यादा लेकर जाए और बेहतर होगा आपकी सहभागिता। पहले 15-15 मिनट तीनों वक्ता हमारे बोलेंगे अपने अपने विषय पर। उसके पश्चात आप भी अपना कुछ वक्तव्य या कुछ कहना चाहे जितना समझते हैं। देखिए हमारा सबका अपना कार्यक्रम है, ऐसा कहीं डरने और उसकी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि मैं कुछ गलत बोल जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा ना। हम यहाँ म्यूचुअल प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। तो पुनः स्वागत, अभिनंदन। इसी क्रम में मैं पहले वक्ता प्रोफेसर लाद राय जी को आमंत्रित करता हूँ। आप तो आप जो हमारी प्रेमबल है, जो प्रस्तावना है, ये आपके सामने रखी उस पर बातचीत रखेंगे और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि कई नई बातें हमारे सामने होगी। तो मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर प्रधान। तालियां बजती रहने की आदरणीय दर्शक व्यास जी, आदरणीय नंदा जी, प्रमोद जी, राजेश नेटी साहब, सब आगंतुक बंधु। मेरे पास 15 मिनट है, तो इसमें तो ये लाइन होगा कि बुलेट पॉइंट जो है मैं आपको थोड़ा सी ज्यादा 9% ये 15 मिनट में मतलब जो उद्देश्य के बारे में अपन बोलेंगे वो बुलेट पॉइंट है। ये तो हमको ये जानना कि भाई संविधान जो है किसी भी राष्ट्र के लिए उसका फाउंडेशन है। कितना भी नैतिक बल देश में हो, कितना भी संसाधन हो, कितनी भी अनुशासित सेना हो, पर बिना संविधान के देश को न बना सकते हो, न देश को टिका सकते हो और न देश नहीं हो सकता है। ये सभी की जरूरत है। अगर राजा है तो उसको भी संविधान चाहिए, मूल आधार जिससे वो शासन चला सके। तानाशाह हिटलर था, उसके पास भी बाइबल कॉन्स्टिट्यूशन था। चाहे डिक्टेटर हो, राजा हो, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट हो जो इंडिया की है, ब्रिटेन की है, या किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, पर संविधान सभी की जरूरत है। हम इतिहास में तो नहीं जाएंगे, तो आप ये जो संविधान बनने की प्रक्रिया जो शुरू हुई है वो लास्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी में शुरू हुई है। जो सबसे पहले संविधान लिखने का काम अमेरिका ने किया और उन्होंने एक संविधान अपना 1778 में अपना लिख दिया। उसके बाद 3 साल बाद 1791 में फ्रांस ने लिखा, पोलैंड ने लिखा। एक दौर तो संविधान लिखने का ये चला। दूसरा दौर संविधान का पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर चला। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट संविधान इंडिया ने लिखा 1946 से लेकर 1949 तक, और भी तमाम देशों ने लिखा। पूरा लेटिन अमेरिका ने लिखा संविधान। लेटिन अमेरिका के जितने भी देश, सेंट्रल और लेटिन अमेरिका के देश, उन्होंने सबने संविधान लिखे। पूरे सेंट्रल यूरोप ने लिखे, ईस्टर्न यूरोप के देशों ने लिखे, और संविधान लिखने का सिलसिला चला। तीसरा दौर जो संविधान चलने का चला लिखने का, वो लास्ट डिकेड और 20th सेंचुरी में चला, 20वीं सदी का लास्ट दशक। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट संविधान लिखा गया वो साउथ अफ्रीका का है, और 1996 में। उसके बाद ईस्ट तिमोर ने लिखा, अफगानिस्तान ने लिखा, श्रीलंका ने लिखा, और काफी देशों ने संविधान लिखे। संविधान में हर कोई भी कानून होता है तो एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कानून लेके आप आए, पर चूंकि संविधान में भी ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल है। प्रियम्बल का आप मोटे तौर पे ये समझ सकते हो, हर संविधान जो भी बनेगा किसी भी दुनिया के मुल्क का, तो उसमें एक उसका फिलोसफी होता है, उसमें एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें एक वैल्यूज होते हैं। क्योंकि जब तक ये प्रिंसिपल और वैल्यूज के ऊपर राष्ट्रीय सहमति नहीं बनती है तो संविधान नहीं बना सकते हो। संविधान बनाने के लिए जरूरी है कि देश में एक आम सहमति बने। जब आप देख रहे होंगे कि वुमेन अधिनियम जो है, वुमेन राइट और वुमेन का पार्टिसिपेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट के लिए 1 डिकेड पहले से बिल अटका पड़ा है, वो नहीं बन सकता। अभी आपने देखा होगा 3 एग्रीकल्चर जो लॉ बने उसमें सहमति नहीं बनाई तो वापस लेना पड़ा।
तो संविधान तो इनसे तो बहुत ऊपर की चीज है। तो उसमें सहमति बिना बनाए संविधान आप नहीं बना सकते हो। अब सहमति बनती है तो संविधान बनता है, और संविधान बनता है तो उसमें एक वैल्यू सिस्टम होता है, पॉलिटिकल वैल्यू, उसका एक दर्शन होता है, उसका गंतव्य होता है, उसका एक मंतव्य होता है, उसका एक रोड मैप होता है, उसमें एक ब्लू प्रिंट होता है, उसमें देश के लोगों का सपना होता है कि हमको क्या करना है आगे। अब अपने देश का संविधान है, उसमें देश का दर्शन क्या है ये स्पष्ट तौर से हमने लिख दिया है। सब देशों ने लिखा हुआ भी है और कई देशों में नहीं लिखा हुआ भी है, पर उन्होंने नहीं लिखा हुआ, उन्होंने भी दर्शन, उसका संविधान का उद्देश्य जो है वो सामने रख दिया। जैसे अमेरिका के संविधान में लिख दिया है कि दो चीज तो बिल्कुल नहीं हो सकेगी, एक चीज तो जरूर होगी और दूसरी बिल्कुल नहीं होगी। जैसे सेक्शनिस्ट जो है, अलग होने का अलगाव, वो बर्दाश्त नहीं होगा, उनके संविधान में नहीं है। दूसरा उनका जो आइडियलिज्म है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरलिज्म, उनका एक मुद्दा है जिसको वो लेकर दुनिया में आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उदारवाद, उसको लेकर वो दुनिया में चलते हैं। हमारे पास भी मुद्दे हैं जिसको लेकर हम दुनिया में चलते हैं। तो उसमें उस संविधान में ये प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, उद्देशिका में मूलतः उसमें रखे हुए हैं। अब जो उद्देशिका में लिखे हुए हैं उसमें जो सबसे कोर है वो बी द पीपल ऑफ इंडिया है। एक इसमें एक बात मैं और इसमें जोड़ता हूं कि संविधान कोई देश तभी बना सकता है जिसमें उसको बनाने की योग्यता वो हासिल करे, और उसमें योग्यता हो। योग्यता हासिल तो तब होती है जब आप इंडिपेंडेंट देश हो, संप्रभुता आपके हाथ में। अगर आप इंडिपेंडेंट देश नहीं है तो आपको संविधान बनाने का अधिकार नहीं होगा। आपने देखा होगा कि ब्रिटिश दौर में हमको जो संविधान के तौर पर कानून दिए हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, 1935 एंड लेटर्स, वो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किए। गांधी जब देश में आया 1922 में साउथ अफ्रीका से, तो गांधी जब तक अच्छे नेता, मतलब मशहूर लीडर बन चुके थे गांधी। आपने गांधी फिल्म भी देखी होगी, गांधी जी के ऊपर फिल्म भी है, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी भी है, वो भी नहीं पढ़े हो तो पढ़ो उसको भी। और तो गांधी देश में आए तो गांधी पूछा भाई आप क्या चाहते हैं, अब इंडिया में आप क्या करेंगे, आप अफ्रीका में इतना आंदोलन कर चुके हैं। उन्होंने कहा मैं स्वराज लूंगा। मैं 1922 में उसने कहा मैं स्वराज लूंगा। उनका यार ये क्या मांग रहे हैं, ये अभी तक तो इंडियन तो मांग रहे थे डोमिनियन स्टेटस, और ये नई चीज क्या मांग रहे हैं। उसने फिर पत्रकार ने पूछा, भाई नंदा जी से पत्रकार थे होशियार, उन्होंने पूछा भाई ये स्वराज क्या है, गांधी जी आप क्या क्या मांग रहे हैं। कि हम हमारे देश के भाग्य विधाता खुद बने, बी डिटरमाइंड आवर डेस्टिनी आवरसेल्फ, ये मेरा स्वराज है और वो मैं लूंगा, मैं इंडिया में ये करूंगा। तो गांधी तो चमत्कारी थे, संत थे, वो चर्चिल चाहे कुछ भी कहे, पर इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने घुटने लगाए। उन्होंने ये किया कि जो कांग्रेस आंदोलन जो मिडिल क्लास का था, जो कांग्रेस का 1884 में बनी, ये कांग्रेस नहीं जो गांधी और नेहरू परिवार की, वो कांग्रेस होम ने बनाई थी 1885 में। उसमें हर तरह के लोग थे देश के, और आजादी का दौर उन्होंने चलाया था। उस कांग्रेस में गांधी ने घर घर पहुंचाया। इन बैग का जो आजादी थी, वो आजादी हर देश के नागरिक की एक सपना बन गया कि हम आजाद होना चाहते हैं, और आजाद ले गए, उसकी चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, लोगों ने कीमत भी चुकाई। पर अभी फिर कांग्रेस ने 1929 में लाहौर के तट पर यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि पूरी आजादी चाहिए, मुकम्मल आजादी चाहिए, डोमिनियन स्टेटस हम नहीं लेंगे जो ऑस्ट्रेलिया ने ले रखा है, कनाडा ने ले रखा, न्यूजीलैंड ने ले रखा। तुम्हारी रानी हमारी रानी नहीं होगी, सॉवरेनिटी हमारी जनता की होगी, हमारे पास होगी। पर फिर भी ये अभी आजादी की लड़ाई पूरी नहीं थी। आजादी की लड़ाई पूरी जब हुई 1934 में कांग्रेस पार्टी ने यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान सभा की बैठक बुलाओ, हम संविधान बनाएंगे हमारा। तब जब संविधान बनाने की बात चली, आजादी पूरी लेने की बात चली, तब समझो आपका देश का ड्रीम पूरा होने की तरफ है, आपका ये मुकम्मल तौर पर आपकी आजादी की बात पूरी। फिर जरा शॉर्टकट में 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, 1945 आ गया। 1945 के 5 में कुछ घटनाएं घटी। एक तो चर्चिल था, वो तब भी प्राइम मिनिस्टर था, युद्ध में जीता हुआ, उसने कहा मैं आजादी तो गांधी जी कितना घूम ले लूं, मैं दूंगा नहीं इस हालत में। हालांकि रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे हमारे पक्ष में थे, आजादी को दे, उनका मैं आजादी नहीं दूंगा। एडलिन ने डिक्लेयर उसमें मैनिफेस्टो में लिख दिया मेरे को जिताओ तो मैं आजादी इंडिया को दूंगा। तो ब्रिटेन लोगों ने उसको जिता दिया। तो एक तो सरकार चेंज हो गई, एडली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन के, उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा, इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बन गए। संविधान सभा को एग्री कर लिया और 9 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक भी आहूत हो गई।
पर इसी टाइम दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी घट गई, देश का बंटवारा हो गया, सांप्रदायिक दंगा फैल गया, लोग मारे जाए, ऐसी शुभ घड़ी। पर संविधान बनाने के लिए संविधान सभा जरूरी थी, तो उसमें मुस्लिम लीग के लोग नहीं आए, पर कांग्रेसी नेता इस एहसास नहीं हुए। संविधान सभा का गठन जो आपको हम बता रहे हैं, 28% वोट उस टाइम वोट राइट था लोगों के पास, 28% लोगों के पास। और संविधान सभा का गठन जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा हुआ था, प्रोविंशियल काउंसिल के द्वारा। और लोगों ने, जैसे अम्बेडकर चुनाव हार गए थे, बांग्लादेश से चला गया, तो अम्बेडकर की सीट भी पाकिस्तान में चली गई। तो फिर हिंदू भाषा के नेता थे M.R. जेकर, उन्होंने बॉम्बे से इलेक्टेड हुए, तो उन्होंने रिजाइन किया, डॉक्टर अम्बेडकर को इलेक्ट करके लाए कि भाई ये संविधान में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब अपने जो संविधान जो देश का बनाया, तो अभी ये गांधी जी ने आजादी दिलाई, पर ये संविधान में जो गांधी के जो विचार हैं, अब उसको तो वो तो अपन नहीं डिटेल में जाएंगे, पर श्री मन्ना नारायण अग्रवाल थे, उन्होंने गांधी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने बनाए थे, उसमें केवल संविधान सभा एक ऐसी थी, उसमें राजाओं के प्रतिनिधि थे, कांग्रेस के इलेक्टेड प्रतिनिधि, फिर कांग्रेस की एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी। तो संविधान सभा की जो प्रोसेस चली इंटरन साइड में, वो चली कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन, नेहरू के कैबिनेट के प्रस्ताव, कांग्रेस और संविधान सभा की मीटिंग, और फिर उसमें बाद फीडबैक जो मीडिया ने दिया, जो जनता ने दिया, जगह जगह डिबेट की, सभाएं की, जल से निकले, उन सबका फीडबैक लेके संविधान बनाया गया। 3 साल की लगातार मेहनत थी। अब उसमें यह मिशन चला भाई इशूज को सेटल डाउन करो, और कुछ हर देश में समस्या थी, अपने देश में भी है, पर इन्होंने अब जो प्रेमबल आप देख रहे हैं संविधान में, उसमें जैसे कोई भी अगर आप उसमें प्रेमबल में एक पर्पज, जैसे 3 तो ये है मेन कि भाई वी द पीपल, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, ये देश होगा, जनता रहेगी देश की मालिक, और सॉवरेनिटी रहेगी जो कभी खोएंगे नहीं, और रिपब्लिक और डेमोक्रेसी बनाएंगे। और इंडिविजुअल को सेंटर में रख दिया। हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो सोसाइटी है, इसी टाइम तो 5000 साल पुराने, 4000 साल पुराना देश है। ऋग्वेद अपना 1600 BC में लिखा हुआ है, रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हम ओल्डेस्ट कल्चर है दुनिया की। तो हमने जो ये प्रस्तावना रखी है, ये संविधान, इट इज ब्रॉट आउट फ्रॉम आवर हेरिटेज एंड कल्चर। इसमें ऐसा कोई आइडिया नहीं है जो हमारे कल्चर में नहीं है, या हमारा जो दर्शन की जो परंपरा है उसमें नहीं है। क्योंकि दर्शन के ओरिजिनेटेड तो मेन जो है वो 4 प्रदेश हैं, यानी भाई 17वीं सदी के पहले जो जितनी भी कल्चर है, सिविलाइजेशन है, हेरिटेज है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम चाइना और इंडिया और क्लासिकल रोम और ग्रीक, और तो कहीं है नहीं। तो इसमें जो ज्यादातर जो विचार है वो हमारे ही हैं। संविधान में कोई आप ये समझ, जैसे सेकुलरिज्म एक आइडिया है जो बाद में इंसर्टेड किया गया, नहीं करते तब भी हमारे पास था। हमारा तो समाज ही सेकुलर है, सर्वधर्म समभाव। इसकी तो यहाँ पर जड़ें बहुत गहरी है। जब ईसा मसीह के 12 जो डिसिपल थे, वो उसमें एक इंडिया में आया हुआ था, तो वो उसको कुछ ने थॉमस आए हुए थे, थॉमस को रोका नहीं, तब भी क्या क्रिश्चियन बन गए थे लोग, आराम से रहे। हमारे यहाँ मुस्लिम भी आए, तो 7वीं सेंचुरी में था, तो उसमें यहाँ आराम से रह रहे थे, कोई तकलीफ किसी को नहीं थी। क्योंकि हमारा तो ये आइडिया था कि देश की तो ये फिजा में था कि हम लोग सबको सहन कर सकते हैं, सबके साथ रह सकते हैं। ये जो आइडियाज हैं, इनके संविधान में आगे डिटेल में किया हुआ, कोई जैसे आपका लिबर्टी है, उसको कैसे अचीव करोगे, फ्रीडम के लिए क्या व्यवस्था है, आगे आर्टिकल्स है, चैप्टर्स है, तो वो तो आप देखो। कुछ इसमें ऐसा भी है कि जिसके लिए जैसे बंधुता है, इस संविधान में एक अपना ये भी एक ऑब्जेक्ट है, न्याय है, समता है और स्वतंत्रता है, और उसके अलावा एक बंधुता भी है। पर बंधुता के लिए कोई संविधान में प्रोविजन नहीं है। जब लिबर्टी, जब आप फ्रीडम की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 है, 20 है, 21 है। इक्वलिटी की बात करते हैं उसके लिए है। हम सेकुलर की बात करते हैं उसके लिए 25 से लेकर 30 तक आर्टिकल है। पर बंधुता के लिए कोई आर्टिकल नहीं है फेडरलिटी के देश में, कैसे उसको अचीव करें। तो ये भी एक आप लोगों के सामने इशू है कि उसको, क्योंकि वो ब्रदरहुड नहीं रहेगी लोगों में, भाईचारा बंधुता नहीं रहेगी, तो देश आपका जो देश का एक पर्पज है ना कि यूनिटी अमंग द पीपल, तो उसको कैसे बनाओ। अब इसमें जैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको सोचना चाहिए, मतलब वी कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट आवर थिंकिंग प्रोसीड विद द जुडिशियल डिसीजन और द लीगलिस्टिक। लॉ के बाद भी सोशल साइंस है, लिटरेचर है। अब जैसे इसमें लिटरेचर काम कर सकता है बंधुता बढ़ाने,
इसमें सिनेमा काम कर सकता है, इसमें देश में रेल जो है ट्रेन वो काम कर सकती है, वो जो भी हो सकते हैं आप सोच सकते हैं, उसमें काम भी हो सकता है। तो ये ऐसे भी है जिसको नहीं किया। हमने जो आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना में दुनिया में जो लिए संविधान में, दुनिया के संविधानों में, तो दो तरह से इन्होंने लिए हैं। आइडिया जो है दुनिया में जो संविधानों के जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, राजनीतिक मूल्य जो हैं या जो सिद्धांत है, वो दो तरह से लोगों ने लिए। पूरे संविधान जितने भी देश में 100 से ज्यादा हैं करीब जो वेल एस्टिमेटेड हैं। या तो उन्होंने सीधे सीधे अपने कंट्री के लिख दिए, जैसे कि कंट्रीज हेरिटेज एंड ट्रेडिशन ये लिख दिए, और कुछ लोगों ने ग्लोबल यूनिवर्सल आइडियाज भी ले ली, जैसे अपन ने लिए, अपन ने यूनिवर्सल आइडियाज लिए। पर जैसे अब टर्की ने ले लिया कि भाई हेरिटेज, तो अभी जो इरान है वो हेरिटेज को मान रहा है कि मैं इस्लामीकरण कर दूं देश का, अब वो इसमें लगा हुआ है। उसमें ये लिख दिया कि हेरिटेज इटली हेरिटेज को कैरी ऑन करेंगे, तो वो तो खलीफा था वही 1-1.5 साल तक, वो तो खलीफा रहे दुनिया के, वो तो 1924 में खिलाफत खत्म की है ब्रिटिश, तो वो ये कर रहा है। तो हमें इससे दूर है, हमने ऐसा कोई नहीं किया कि हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, जो मेजोरिटी की जो पॉपुलेशन की है, वो हम दूसरों पर लगा दें, हमने ऐसा कोई उसमें नहीं लिखा हुआ है। हिंदू वे ऑफ लाइफ है, उसको भी पढ़ पाए। अब इसमें ये होता है कि हमको क्या देखना होता है कि इसमें संविधान में तो एक आइडियलिज्म है, एक आइडियाज है, पर उनको लागू कैसे करते हैं, उनका डे टू डे में लाइफ में हो क्या रहा है, ये अपन को थोड़ा उसको देखना चाहिए। तो सब चीजों को अपन नहीं देखते, जैसे मान लो सेकुलरिज्म को अपन देखें, ये नहीं भी लिखा होता तब भी था, पर अब लिख दिया है। अब इसमें क्या है, जैसे ऐसा एलिगेशन लगते हैं पॉलिटिकली कि भाई कांग्रेस माइनॉरिटी का अपीचमेंट कर रही, अब पहले ये इधर था माइनॉरिटी की तरफ थे, तो अब मेजोरिटी की तरफ डाइवर्ट है। तो अब ये इसको पटरी पे कैसे रखो, ये कैसे रखो पटरी पे, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआत हुई थी वो माइनॉरिटी के राइट को लेकर हुई थी। दोनों जो विश्व युद्ध लड़े गए थे, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था और जिसमें नरसंहार हुआ था लोगों का, प्रॉपर्टी का, वो केवल जो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप जो है उनके मूल अधिकारों में अल्पसंख्यकों के जो मूल अधिकार है उनको लेकर वो हुआ था। तो हमको मैं किसी अपीचमेंट को नहीं मैं अप्रिशिएट करता हूँ किसी की भी, चाहे मेजोरिटी को माइनॉरिटी को, पर हमको सही से उसमें रहना है। अब ये बहुत है, ये रोज देखने की, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये तो जीवित दस्तावेज है जो हर रोज की जिंदगी में रहता है, सुबह शाम तक काम आता है, सरकार के रोज काम आता है, जनता के रोज काम आता है। ये ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं, पर इसमें तो ये कि जन जो पीढ़ी है इसको बात भी करना है। ये जर्मनी में क्या कर रखा है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में खासकर लिखा हुआ है, जैसे अपने प्रियम्बल है, तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि इन्फिनिट वे को खत्म नहीं हो सकती, तो जर्मनी में 3 बार संविधान खत्म हो चुका, तो उन्होंने प्रियम्बल में क्या किया, संविधान के दर्शन में लिख ही दिया कि इन्फिनिट वे। और 1951 में जर्मनी में एक केस में मोहर भी लगा कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, रिपब्लिक है, जो रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये खत्म नहीं होगा, ये सरकार के कैपेसिटी के बाहर है, इसको डिस्ट्रक्शन। हमारे ये काम जुडिशरी ने कर दिया 9 केस में, भारतीय केस में, कि ये अनडिस्ट्रक्टिव वैल्यूज हैं, ये जिनको आप विध्वंस नहीं कर सकते हो, कितने भी मेजोरिटी आप ले आओ, क्योंकि हम कॉमन लॉ ट्रेडिशन के हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिंपल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। हम सिविल लॉ के हैं नहीं कि देवता है जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन बदल ले। ब्रिटेन में 500 साल से चल रहा है, इंग्लैंड में, अमेरिका में 250 साल से चल रहा है, तो ये तो कायदे ही है। हम इमाम है, टाइम बांटते हुए कभी ये चलता रहेगा जो जैसी जरूरत है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस क्यों नहीं होता है, एक सवाल पूछ लिया भाई, रिप्लेस करने के आपको तो फुल्ली गवर्नमेंट करे, कुछ गवर्नमेंट को फुल लिबर्टी। अभी उसमें सोशलिज्म लिखा हुआ है, फ्री मार्केट को अडॉप्ट कर लिया मनमोहन सिंह जी ने, फ्री मार्केट, और वो आइडियल बन गया। वो क्यों, उसे ग्रोथ रेट जाए, जो ग्रोथ रेट 2.5% पर की पड़ी थी, वो ग्रोथ रेट 10% पे चले गई। आज ग्रोथ रेट अच्छी, ये तो अभी तो बीमारी की वजह से ग्रोथ रेट अपनी डबल डिजिट के आसपास आ गई। तो कौन मना कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं आता है, आप अमेंडमेंट कर सकते हो। अब मसले तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने से नहीं होगा। जैसे आपने एक कहा, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, उसको टाइम तो कम है पर एक एग्जांपल तो दे ही देता हूं। जैसे इक्वलिटी का आपने बढ़ा लिया, अब
अच्छा ये मत समझो भाई अपने ये वी आर फेसिंग द माइनॉरिटी प्रॉब्लम और अदर प्रॉब्लम, हम तो बहुत अच्छे हैं। आप अमेरिका को गौर से देखो, अमेरिका में मिले का आज तक समाधान नहीं निकाल पाए जितने आप अनडिसेबल्स का समाधान निकाल पाए। आप अपने आप को अप्रिशिएट भी करो, कंडे भी करने बंद करते जाओ। आपने 70 साल में अनडिसेबलों की स्थिति सुधारने में जितना अमेरिका मिले को नहीं सुधार पाया। 1860 में अमेरिका ने मिले को स्लेवरी को अबॉलिश की थी। तो आप इतने साल में अमेरिका जो नहीं कर पाया, आपने 70 साल में दलितों को अनडिसेबिलिटी से कम से कम जो रूट टेस्टिबिलिटी थी उसको तो हटा दिया आपने। अब एक अलग इशू है वो भाई एट्रोसिटी है वॉयलेंस है। तो आपको ये भी जरूरत नहीं है कि आप हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन को फेल ही बताओ और अपनी गवर्नमेंटों को फेल बताओ। वी आर अचीविंग, भाई मुश्किल तो उनको भी है। क्या अमेरिका को ये अच्छा लगता है रोज उसके खिलाफ आता है कि ब्लैकों के साथ ये कर दिया, ब्लैक के गर्दन में पैर रखा उसकी हत्या कर दी? ये कोई भी नहीं सुनना चाहता। अपने देश में अगर ये आता है कल के महिलाओं के साथ ये हो रहा है, दलितों के साथ ये हो रहा है, किसी कमजोर वर्ग के साथ ये हो रहा है, तो दैट नॉट एप्रिशिएटेड टू एनीबॉडी। कोई भी जो कॉन्शियस है आदमी वो तो उसको एप्रिशिएट नहीं करेगा। तो अब जैसे ये प्रॉब्लम सबको एक साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लाएंगे, तो अपने भी है। ब्राजील में ये प्रॉब्लम है। ब्राजील में अभी सर्वे हुआ तो ये नहीं बता पा रहे कि किसके वो उनकी एथिनिसिटी क्या है, वो किस जाति क्या है, किस धर्म के है। लोगों को समझे भाई तुम ही बता दो तुम क्या हो। तो अब ब्राजील के सामने में भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसे लाए? मलेशिया में भी यही है। इंडियन अलग है, चाइनीज अलग है, मलैया अलग है, मलय लोग और बोर लोग अलग है। अमेरिका में भी यही है, कई 4-5 तरह के लोग हैं। तो वी आर नॉट आवर वन कंट्री। ये हमको इस तरह का गट्स होने चाहिए, इस तरह का हमको होना चाहिए कि संविधान का मैकेनिज्म बनाया हुआ परफेक्ट। अब ये होता है कि इसमें कंसेशन कैसे डेवलप करो। अब जैसे ये हो रहा है भाई तुम ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हो, उसमें फिर तुम कैटेगराइजेशन कर रहे हो। तो अभी तमिलनाडु ने कहा कि भाई आपने तो कोई बिना स्टडी के कैटेगराइजेशन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बनियार कम्युनिटी जो है, बनियार जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वहां पर भी ओबीसी की एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता। अब ये डिबेट चल गई कि वेदर दे शुड काउंटेड और नॉट बी काउंटेड, उनको काउंट करो या नहीं करो ओबीसी को। तो ऐसे इशूज हैं। अब जैसे ये एग्रीकल्चर जो बिल हुए उनको वापस किया। अब इसमें 2-3 बातें हैं तो आप भी सोचो। मतलब एक तो मेकिंग ऑफ द लॉ, हमारा जो लॉ बनाने का तरीका है उसको और कैसे रिफाइन करें, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। क्या कानून बनाओ, किसानों को आप कह नहीं सकते कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में यही तो लिख रहा है कि हिंसा परमिसेबल नहीं है, वायलेंस इज नॉट परमिसेबल, पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन का राइट है आर्टिकल 19(1) में। वो तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें तो ये जज साहब आप बता देंगे, ये तो आपको पक्की गारंटी है कि आप पीसफुल आंदोलन चला सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो किसानों ने दिल्ली को पीसफुल आंदोलन चलाया, तो आप क्या कर सकते हो? आंदोलन चलाएंगे वो तो पीसफुल तो चला सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। तो कानून बनाए तो हम पहले उस कानून के लिए धैर्य रखें, कोई जल्दी नहीं कि आज हम जैसे महिला कानून 10 साल में बात करते रहें। पैसा इसलिए उनको जो स्ट्राइक होल्डर है उनसे बात करें, अपनी पार्टी से बात करें, कंसेशन बिल्डअप करने की कोशिश करें कि किसी भी देश को जब संविधान बना सकते हैं कंसेशन डेवलप करके, तो कानून तो बना ही सकते हैं। तो ये फिर दूसरा, जैसे जज साहब मैं माफी चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह से केस जाता है कि या तो भाई एग्रीड पार्टी जाए कि सभी कानून संविधान के दायरे के बाहर है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो, या फिर सरकार भेजती है आर्टिकल 143 में रेफरेंडम के लिए भाई के ओपिनियन दे दो, ये हम बना रहे हो, क्या कानून सम्मत है क्या? तो ये दोनों काम नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट बीच में कमेटी अपॉइंट कर दी। सुप्रीम कोर्ट बीच में कमेटी अपॉइंट कर दी, उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं है। मतलब उस तरह से उसको कोई इसको मामले को सेटल करने में कोई मदद नहीं। तो ये भी एक सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट का कदम भी हमको पास करना चाहिए? दे आर अपॉइंटिंग ग्रैंड सेलेक्ट जजेस, पर क्या ये दुनिया में कहीं वर्दी का हो रहा था इसमें? और जैसे आप ये वो बनाना चाह रहे थे कि भाई एक कोर्ट बना लें जिससे वो उनको अपॉइंटमेंट करने में सुविधा हो जाए, तो वो ओपेक है भी सिस्टम, पार्टी फंड ओपेक है, यही पता नहीं चलता ये जो पार्टी फंड आ रहा है वो खां से रात जा खा रहा है। क्रिमिनलाइज इन पॉलिटिक्स से आज आया सुप्रीम कोर्ट पूछ रही। तो बहुत से इशू है कंटेम्प्रेरी अपने जीवन में, इसमें संविधान को बनाने वाला ये संविधान जो जहाँ तक मैं जो समझा हूँ और मैंने जो पढ़ाई की है, तो ये अपना जो संविधान है दुनिया के टॉप कॉन्स्टिट्यूशनों में है, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। और जितना एक ह्यूमन माइंड है उधर ओन लिमिटेशंस, आदमी का जो उसका अपनी लिमिटेशंस है उनको आप अपने साथ रखो। आदमी की लिमिटेशंस भी है और आदमी की फेलियर भी है, ये सब तो है। इस सब के बावजूद भी
इस देश को पिछला जो इतने साल हो गए हैं संविधान को चलते हुए, हम सफल हैं इस मायने में कि पीसफुली हम सरकार को बदलते आए हैं। जनता के पास मैंडेट अभी भी है, जनता मैंडेट देती है, सरकार को इलेक्ट करती है, सरकार को रिप्लेस भी कर देती है और शांतिपूर्वक सरकारें रिप्लेस हो रही है अपने। और संविधान के बारे अभी आस्था है लोगों में बहुत अच्छे से अपने देश में संविधान के लिए। और फिर मैं दोबारा आपसे यही कहूँगा कि देश की मजबूती में ये सबसे बड़ा काज है। देश में लैंग्वेज भी हो सकती है, रिलीजन भी हो सकता है, एक जैसा एक्सपीरियंस भी हो सकती है, एक जैसी हिस्ट्री भी हो सकती है और बहुत कितनी भी चीजें हो सकती है, पर देश है और देश को सरकार का स्ट्रक्चर है, लोगों के अधिकार हैं, वो संविधान बिना संभव नहीं है। हमारे देश में तो हमारा जैसा देश जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतना हिस्ट्री है, इतनी ज्योग्राफी है, एरिया है, उसमें तो संविधान का मजबूत रहना, संविधान का और भी मजबूत से मजबूत बनाना अच्छे से, ये हमारी सबकी एक दायित्व है। धन्यवाद प्रोफेसर प्रहलाद। जैसा आपके सामने बात आ गई है, अभी हम बातचीत करेंगे। क्या ये पुस्तक सब लोगों को पढ़नी चाहिए या केवल के विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए? मेरा पहला प्रश्न। सभी को पढ़नी चाहिए। हाँ, अभी उस पर बातचीत और करेंगे। और मैं 1 मिनट का समय लेता हूँ। हम हर शनिवार पिछले 14 या 15 वर्षों से जुड़ रहे हैं और चीज़ों को समझने के लिए, जो आपने बात की उसको समझने के लिए कहीं संगत की जरूरत पड़ती है। तो हमारे शनिवार बैठते हैं, अभी उसकी बातचीत भी हम आपके सामने रखेंगे। उससे बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर निकले हैं, बहुत सिविल सर्वेंट निकले हैं, बहुत लोगों का गुस्सा शांत हो गया है, बहुत लोग जीवन को बेहतर तरीके से जीने लग गए, तो उसकी बातचीत भी करेंगे। आपने बहुत सारी बात कही और युवाओं का आह्वान भी किया कि हमें इस देश को, एक तो हमें हमारा आत्मस्वाभिमान होना चाहिए, है ना। हम दीनहीन मानते हैं जीवन भर कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पड़ोस में अफगानिस्तान है, आपके पड़ोस में पाकिस्तान है, देख सकते हैं वहाँ क्या स्थिति और ये राष्ट्र कितने बेहतर तरीके से चलता है। लेकिन जितने भी दृश्य श्रवण माध्यम है वो अपनी चीजें आपके मस्तिष्क पर इम्पोज करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं और उसका प्रभाव आप देख सकते हैं कि नेगेटिविटी, वी आर डेवलपिंग टू मच नेगेटिविटी, बट ऐसा नहीं है। इसी क्रम में दूसरे वक्ता हमारे साथ में न्यायाधीश अशोक कुमार व्यास सर, और आप संविधानवाद पर बातचीत करेंगे कि क्या है ये, और मैं ऐसा मानता हूं कि आपको सुनने में मजा आएगा। हो सकता है आज कुछ बातें आपके मस्तिष्क से ऊपर भी निकल जाए, लेकिन पहले बार जब मैंने धोखा पाड़ा, जब पहले बार सीखा था, कई बार मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब आप आज ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन आपको उस राह पे ला रहा है जहां आप कुछ लोगों से बेहतर होंगे आने वाले समय में, तो मैं आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ श्री आदरणीय प्रोफेसर प्रहलाद राय जी, सीनियर अधिवक्ता रमन नंदा जी, ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन के श्री प्रमोद कुमार शर्मा, राजीव मेठी और इनकी पूरी टीम, तथा लास्ट बट नॉट लीस्ट आप सभी अधिवक्ता बंधु, लॉ स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूँ कुछ लॉ स्टूडेंट्स भी इस संगोष्ठी में आए हैं। ये सभी आज संविधान दिवस, एक राष्ट्रीय महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसके अंदर अपनी भागीदारी देने के लिए आए हैं। मैं सर्वप्रथम तो ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन के संचालक श्री प्रमोद जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा फॉर दी चॉइस ऑफ गेस्ट स्पीकर। इन्होंने जो गेस्ट स्पीकर का जो चयन किया है, सबसे पहले प्रोफेसर प्रहलाद राय, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, शिक्षाविद है, एकेडमिशियन है, और जो एकेडमिशियन होता है वो समाज को एक सही दिशा दे सकता है। ऐसे समाज को सही दिशा देने वाले प्रोफेसर को आज इन्होंने बुलाया है। उसके अलावा एडवोकेट रमन नंदा, जिन्होंने कि मेरे भाई और बैठे हुए हैं, जिन्होंने कि विश्व भ्रमण कर रखा है, वर्ल्ड की कई कंट्रीज के अंदर ये गए हुए। हालांकि मैं तो किसी भी कंट्री में नहीं गया, लेकिन ये इनके लिए मेरे को इनसे थोड़ी जलन भी हो रही है कि विश्व भ्रमण इन्होंने कर रखा है, दुनिया देख रखी है इन्होंने।
तो ऐसा वास्ट अनुभव इन्होंने अपने अंदर संजो कर रखा है और एडवोकेट होने से नीर क्षीर विवेक के साथ अपने केस को जजेस के सामने पुटअप करते हैं। प्रत्येक केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ढूंढते हैं, क्या लेजिस्लेचर का या एग्जीक्यूटिव का एक्शन वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी लिए हुए है या नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, इस पर चिंतन मनन करने वाले हैं। ऐसे व्यक्तित्व को आपने संविधान दिवस पर बुलाकर उनका सम्मान करने के साथ साथ में सभी को आपने उनके विचारों से अवगत कराने का भी अवसर दिया है और न्यायपालिका की तरफ से आपने मुझे भी बुलाया है। और जो मैं ये प्रयास करूंगा कि संवैधानिक विधि और संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन तीनों में डिफरेंस है, इनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। और ये ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन है, वो फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के जो 3 अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, और उसमें ये चौथा पिलर कि जो उस पर वॉच रखता है कि कोई भी अंग अपने अपनी सीमाओं को पार न करे। और जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसा मैंने पहले कहा, आप ऑनरेबल विजिलेंट पीपल, स्टूडेंट्स, जो कि फादर ऑफ द नेशन है, हु आर वी द पीपल ऑफ इंडिया। अपने संविधान के अंदर पहला ही शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये अल्टीमेटली बेनिफिशियरी होने के साथ साथ में स्टेक होल्डर भी है। आपका बहुत बड़ा दाव पर लगा हुआ है जीवन, वो है, साथ साथ में आप बेनिफिशियरी भी है, लाभार्थी भी है। तो ऐसे संविधान के विषय पर आप सभी एक ही छत के नीचे बैठ करके भी विचार करेंगे। इट मीन्स यू आर हिटिंग दी बुल्स आई, यानी तीर सही निशाने पर लगा है। इस प्रकार के लोग मिलकर के जब किसी संविधानवाद जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर अपन चर्चा करेंगे तो वास्तव में उससे कुछ अमृत ही निकलेगा। अब मैं आगे ये भी बताना चाहूंगा कि आज 26 नवंबर को मनाने का उद्देश्य क्या है। अपन देश 26 नवंबर 1949 से लेकर के और 2015 तक इसको नेशनल लॉ डे के रूप में बनाते आए हैं। लेकिन 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि 26 नवंबर का जो दिन है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि संविधान की मूलभूत बारीकियों के बारे में, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके आइडिया और विचारों के बारे में भी हमें अवगत हो सके। इसलिए ये 2015 को, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वीं जयंती थी, 125वां वर्ष जयंती था, उस दिन उन्होंने ये घोषणा की और न केवल घोषणा की, उन्होंने एक आधारशिला भी रखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की एक फाउंडेशन स्टोन रखा। मुंबई के अंदर इंडिया मिल्स कंपाउंड के अंदर उन्होंने एक स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की आधारशिला रखी, जो कि विश्व की तीसरी बड़ी इमारत बनेगी। पहली तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि 182 मीटर ऊंची है। दूसरी है चाइना में स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, और तीसरा ये है 137.3 मीटर की टोटल हाइट है, जिसमें 100 फीट तो पेडेस्टल बनेगा, और ये 14 अप्रैल 2023 तक बन करके तैयार हो जाएगा। इसकी आधारशिला रखी ताकि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से अवगत हो सके। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जैसे ही नाम याद आता है तो मुझे एक मोहम्मद अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यानी ये नरगिस वो सुनील दत्त की वाइफ नहीं है। ये नरगिस एक फ्लावर है, एक फूल है, दैट लुक्स लाइक आईज, सुंदर आंखें, आंखों जो सुंदर आंखें होती है वैसा एक फूल है नरगिस। बेनूरी यानी ब्लाइंडनेस, यानी उसके अंधता। वो जो फूल है
वो इतना सुंदर है लेकिन वो आंखों से देख नहीं सकता। वो सोचता है कि मेरी इस ब्यूटी को भी कोई प्रशंसा करेगा या ना करेगा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उस चमन यानी बाग के अंदर एक जो दीदावर यानी पारखी जौहरी, एक ऐसा जौहरी वही इस नरगिस की प्रशंसा कर सकता है। ऐसा ग्रेट पर्सनैलिटी कई शताब्दियों बाद ही पैदा होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे ही युग पुरुष थे जो कि जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है यानी नीर खीर विवेक करने वाला व्यक्तित्व, संविधानवाद में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व, सब्जेक्टिविटी में नहीं ऑब्जेक्टिविटी में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व, रूल ऑफ लॉ में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व, संविधान को राजाओं का भी राजा मानने वाला व्यक्तित्व, ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी कई वर्षों बाद ही पैदा होती है। उनकी महानता का मैं एक और उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी एक छोटी सी बायोग्राफी लिखी है, वेटिंग फॉर वीजा, उसका नाम है वेटिंग फॉर वीजा। ये मात्र 27 पन्नों की छोटी सी ऑटोबायोग्राफी है और जिस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई की उसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर भी ये पढ़ाई जाती है अन्य लोगों को। बड़ी विडंबना है कि भारत देश के अंदर ऐसे महापुरुष की जो बायोग्राफी है वो लॉ स्टूडेंट्स के कैरिकुलम में नहीं है। आज इस समय की पुकार है कि ऐसी जो ऑटोबायोग्राफी है वो लॉ के स्टूडेंट्स के सिलेबस में होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इसके अंदर जो मात्र 6 चैप्टर वो कितने पब्लिक इंपोर्टेंस के हैं, कितने नेशनल इंपोर्टेंस के हैं, कैसे उस देश को उसको चला सकते हैं। ऐसे ऊंचे कद के व्यक्तित्व की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाना समय की पुकार है। ये 2 बातें हुई। अब तीसरी बात मैं मुख्य विषय पर आता हूं जो कि मुझे अलॉट किया गया है, संविधान, संवैधानिक विधि और संविधानवाद। ये तीनों में स्लाइट डिफरेंस है और वैसे देखा जाए तो बड़ा गहरा डिफरेंस भी है। संविधान एक प्रकार की पुस्तक है, जैसे वो आप उधर पढ़ी है पुस्तक। संविधान एक प्रकार का ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, पायस डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। लेकिन उसमें है क्या? विच कंटेन्स प्रोविजन दैट डिटरमाइन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा ये उसमें बताया हुआ है। यही नहीं, उसके अंदर कंट्री के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी वर्णन है। इसके अलावा उसके अंदर एम्स एंड ऑब्जेक्ट विहित किए गए हैं जो कि गवर्नमेंट पर एक लिमिट, गवर्नमेंट पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आरोपित करते हैं। ये भी अपनी उस पुस्तिका के अंदर वर्णित है। यह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर गवर्नमेंट किस तरह से फॉर्म होगी, गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म होगी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्ट क्या होंगे? जस्टिस 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी 5 प्रकार की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, and assuring and to promote among them, to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये एक प्रस्तावना है जो कि आपके सामने है। अब सवाल ये है कि ये तो संविधान के अंदर 2 प्रकार की बातें दे दी है, अपने एम एंड ऑब्जेक्ट है और किस तरीके से गवर्नमेंट का गठन होगा वो है। अब संवैधानिक विधि क्या है? संवैधानिक विधि ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत ही बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है, जिसके अंदर जैसे अपन 2 घेरे बनाए, जो छोटा घेरा तो संविधान है और एक बहुत बड़ा घेरा बनाए, उसके आसपास इसके अंदर आ जाएंगे अपने जुडिशियल डिसीजन भी आ जाएंगे, कन्वेंशन आ जाएगी, कस्टम एंड यूसेज आ जाएंगे, प्रैक्टिस आ जाएगी, लीगल नॉर्म्स एंड नॉन लीगल नॉर्म्स भी आ जाएंगे और रेगुलेशन भी आ जाएंगे। इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ
विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम यदि हमारा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब ये नहीं केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ये सारी बातें आएगी। आपको डिसीजन भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस एंड यूसेजेस पढ़नी पड़ेगी कि भाई कि जिस समय बहुमत की सरकार नहीं बने और माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो तो उस समय गवर्नर या राष्ट्रपति किस दल के नेता को बुलाएगा, ये अपने इस संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में या अन्य देशों के संविधान में ऐसी प्रथाएं हैं, ऐसी कन्वेंशन है, ऐसी यूसेज है, तो उसके आधार पर भी कॉल कर सकते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट चुनाव से पहले हुई है या चुनाव के बाद में हुई है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सब संवैधानिक विधि का पार्ट है। तो संवैधानिक विधि इज क्वाइट डिफरेंट, या ब्रॉडर टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पुस्तक है। अब संविधानवाद कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इज्म, जहां पर भी इज्म लगता है वहां पर कोई कोई वाद जरूर आता है। संवैधानिक वाद, संविधानवाद, संविधानवाद इज ए प्रिंसिपल एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस that respect the rule of law and limits the power of the government in order to protect the basic rights and freedom of the individual। यानी संविधानवाद दो चीजें प्रेस्क्राइब करता है। एक तो यह है कि हर एक्शन के अंदर स्टेट एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के एक्शन में रूल ऑफ लॉ झलकना चाहिए, विधि का शासन झलकना चाहिए। दूसरा, ये जो संविधान है या संविधान चलाने वाले जो हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन पर कोई न कोई रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ये स्वच्छंद नहीं होने चाहिए, इनको स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्रता पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अन्यथा तो स्वतंत्र व्यक्ति को यदि बोलने, सुनने, खाने, पीने, घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता दे दी गई तब तो वो स्वच्छंदता में चला जाएगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी। लिबर्टी तो एक प्रकार की स्वतंत्रता है। आपको इंडिया के अंदर घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या आपको इंडिया के अंदर नंगे घूमने की स्वतंत्रता है? घूमने की स्वतंत्रता है, नंगे घूमने की स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वतंत्रता हो जाएगी। इसलिए देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्वच्छंदता और स्वाधीनता। स्वतंत्रता में और इन दोनों में फर्क है। आपको आज हम संविधानवाद की जो झलक है, ये हमने हमारे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो विभिन्न प्रावधान है, यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे हुए पड़े हैं, उनके अंदर आप संविधानवाद को ढूंढ सकते हैं। आप लॉ के स्टूडेंट हर चीज के अंदर ढूंढेंगे कि इसके अंदर कहां पर संविधानवाद है। आप जैसे ही फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपके आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के अंदर प्रावधान मिलित है, अनुच्छेद। इसमें इन अनुच्छेदों के अंदर आपके राइट टू इक्वलिटी है ना, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ लिमिटेड, very much diluted and is secured to some extent by article 30A, 31A, इस प्रकार से। और सबसे बड़ा आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसके बारे आर्टिकल 32 में है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, कोई मुझसे ये पूछे कि इस संविधान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, तो मैं उन्हें आर्टिकल 32 का हवाला दूंगा, क्योंकि यह आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके मूल अधिकार यदि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं तो आप आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के अंदर क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर रिलीफ लेने के लिए जा सकते हैं। वो रिलीफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चोरेरी, कोवेरेंटो, प्रोहिबिशन इस रूप में हो सकती है। तो ये सब जो रिट्स है, रिट क्षेत्राधिकार है, वो आपके कहीं भी मूल अधिकार यदि ब्रीच होते हैं तो उसके लिए आपको ये प्रोवाइड किए गए हैं। क्योंकि ये जो जस्टिस का जो कंसेप्ट है ना, वो एक ऐसा कंसेप्ट है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो। यानी यदि इस संगोष्ठी में से मैं किसी को इंगित करके कहूं, मिस्टर स्टैंड अप एंड गेट आउट फ्रॉम दिस रूम, आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे ये क्या हो रहा है, इस वक्ता को क्या हो गया,
कि केवल मात्र मेरे को इंगित करके मेरे को इस रूम से बाहर करने के लिए कहा जा रहा है। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि क्या मेरे साथ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रिलीजन, इनके या इनमें से किसी एक के आधार पर तो भेदभाव नहीं किया जा रहा है। और यदि ऐसा भेदभाव राज्य ही करे तब तो सारी सत्यानाश हो जाएगा। ये तो व्यक्ति का मैंने एग्जाम्पल बताया है। यदि राज्य ऐसा कोई कानून बना दे जिसके अंदर इन आधारों पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाए तो आम जनता को बहुत ही कचोटेगा। नथिंग मोर रेंकलेस इन द ह्यूमन हार्ट देन दैट ऑफ द ब्रूडिंग सेंस ऑफ इनजस्टिस। आदमी को और कोई चीज कचोटती नहीं है सिवाय अन्याय के, सिवाय भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के। इसलिए ऐसा दृष्टिकोण को, यदि ऐसा दृष्टिकोण विधायिका या कार्यपालिका करती है तो उसको संविधानवाद ही उस पर लिमिट लगा सकता है, क्योंकि संविधानवाद में ही ऐसी फिलॉसफी है कि जहां कहीं भी इस प्रकार के अधिकार का अतिक्रमण होता है तो वहां पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और ऐसा रेस्ट्रिक्शन अपने संविधान के अंदर ही इनबिल्ट भी है, बहुत सारे के अंदर इनबिल्ट है। जैसे माई लिबर्टी टू स्विंग हैंड्स स्टॉप्स, आपको हाथ हिलाने की स्वतंत्रता है लेकिन किसी के गाल तक या नाक तक छूने की स्वतंत्रता नहीं है। माई लिबर्टी टू स्विंग हैंड स्टॉप वेयर योर नोज बिगिन, आपका जहां नाक चालू होता है वहां तक मेरी स्वतंत्रता आकर के रुक जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको थप्पड़ मार देगी। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भारत में विचरण करने की स्वतंत्रता है लेकिन नग्न विचरण करने की स्वतंत्रता नहीं है। नागरिकों को स्वतंत्रता है। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो स्वतंत्रताएं हैं, जैसे टूरिस्ट है उसको भारत में आकर के घूमने की स्वतंत्रता है टूरिस्ट को, लेकिन जैसा मैंने बताया वैसा नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ हमारे ऊपर भी बंदिशें हैं कि हम भी उस टूरिस्ट के साथ में ऐसा कोई कृत्य या दुष्कृत्य, अपकृत्य या कोई अपराध कारित न करें। सन 2000 की बात है, फातिमा खातून बांग्लादेश से एक महिला अजमेर शरीफ आने के लिए हावड़ा यात्री निवास पर रुकी, हावड़ा रेलवे स्टेशन पर रुकी। वहां पर रेलवे के 5 अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। तो एक अधिवक्ता, लेडी अधिवक्ता चंद्रिमा दास, उसको जब इस घटना का पता चला तो उसने कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर रिट लगाई और रिट लगा करके और उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि इस महिला, जो कि हालांकि वो सिटीजन ऑफ द इंडिया नहीं है, वो एनी पर्सन है, लेकिन एनी पर्सन को भी स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता है। उसके साथ में कोई इस तरीके का बर्ताव नहीं कर सकता। और यदि बर्ताव किया है तो रेलवे के अधिकारियों पर उन्होंने 10 लाख रुपए का कंपनसेशन लगाया। उसके खिलाफ में यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया। कहने का तात्पर्य, अधिवक्ता बंधु इस मामले में बहुत आगे काम कर सकते हैं। एक और अधिवक्ता का नाम लेना चाहूंगा, एमसी मेहता। एक एमसी मेहता दिल्ली में अधिवक्ता है। उन्होंने दुनिया भर के, आप यदि गूगल पर सर्च करेंगे एमसी मेहता तो पर्यावरण के ऊपर और भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर उन्होंने खुद ने ही प्लेंटिफ या पिटिशनर बन करके और रिलीफ मांगी है। एक अधिवक्ता है वृद्धि चंद, रतलाम म्युनिसिपैलिटी बनाम वृद्धि चंद। ये कृष्णा अय्यर का जजमेंट है, बहुत पुराना 1980 का जजमेंट है, जिसके अंदर नगर पालिका ने जो सड़कें और इस प्रकार की ये जो सड़कों में टूट फूट थी या जो क्या कहना चाहिए स्वच्छता, पब्लिक सैनिटरी या स्ट्रीट लाइट, इस प्रकार की जो रतलाम के अंदर जो कमियां थी और वो म्युनिसिपैलिटी सुधार नहीं रही थी। और जब म्युनिसिपैलिटी को कहा जाता तो म्युनिसिपैलिटी कहते वी हैव नो फंड एट ऑल। उन्होंने कह दिया कि नो पॉजिटिव ऑफ फंड इज नो लेम एक्सक्यूज, इज नो एक्सक्यूज। आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको ये करना है। इसलिए ये जो अधिवक्ता, मैंने 3 अधिवक्ताओं का नाम लिया है, उन्होंने अपने खुद के बलबूते पर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ करके और जीती है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया में शक्ति की कोई कमी नहीं है। तो हम ये आगे और बढ़ते हैं कि अपने को, जैसा मैं कह रहा था, संविधानवाद के अंदर जो शक्तियां प्रदत्त की गई है, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, आपको बोलने और वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी हुई है।
लेकिन आपकी इस स्वतंत्रता पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। ये 8 प्रतिबंध उसके ऊपर लगे हुए हैं। इन 8 प्रतिबंध के अलावा और कोई प्रतिबंध एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव नहीं लगा सकती। यही तो चेक एंड बैलेंस है। इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के नाम पर आपकी वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पर लगाया जा सकता है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, आपके किसी 5 पड़ोसी मुल्क के अच्छे संबंध है और उस पड़ोसी मुल्क के बारे में यहां तक जहर उगल रहा है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। पब्लिक ऑर्डर पर रोक लगाई जा सकती है। डिसेंसी एंड मॉरलिटी पर रोक लगाई जा सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर रोक लगाई जाती है। कोई भी आदमी ऐसी बात जबकि मुकदमा चल रहा है उसके दौरान में इस प्रकार की बात नहीं कह सकता जिससे कि मुकदमा प्रभावित होता हो। एक आदमी की बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है और आप पहले से उसके बारे में उसकी जन्म कुंडली निकाल करके और अखबार में छाप दें, ये तो ऐसा है वैसा है वैसा है, ताकि जज साहब का माइंड उसकी खारिज करने की ओर बढ़े या स्वीकार करने की ओर बढ़े। इस प्रकार की ये जो है ना, आप मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते। आपको जजमेंट होने के बाद में उसके ऊपर क्रिटिसाइज करने का, एप्रिसिएशन करने का और उस पर आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन उससे पहले आप करोगे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आपके ऊपर भी मुकदमा चल सकता है। इसलिए इसको ध्यान रखना है। किसी का डिफेमेशन नहीं कर सकते आप, किसी की मानहानि नहीं कर सकते, किसी अपराध का उद्दीपन नहीं कर सकते। इन 8 आधारों के अलावा अन्य किसी आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव नहीं लगा सकती। यही तो चेक एंड बैलेंस है जो कि संविधान में इनबिल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इनबिल्ट संविधान के प्रोविजन में इटसेल्फ है, जैसे आर्टिकल 21, उसकी आप भाषा देखें, छोटा सा 1.5 लाइन का आर्टिकल है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। वो क्या है? वो रूल ऑफ लॉ का एक भाग है। हालांकि रूल ऑफ लॉ शब्द अपने संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जैसे नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, ऑडी अल्टरम पार्टम, नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, है ना। ये सारे जो लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या किसी की भी स्वतंत्रता को आपको भंग करना है तो आप कानून बनाइए पहले, और वो कानून भी आर्बिट्रेरी, ऑपरेसिव, फैंसीफुल वो नहीं होना चाहिए। जो लॉ की परिभाषा 1950 के अंदर A.K. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास के अंदर दी गई थी, वो 30 साल बाद में चेंज हुई। कहने का तात्पर्य, A.K. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर जो माइनॉरिटी ओपिनियन फजल अली की थी, दैट बिकेम द मेजॉरिटी ओपिनियन इन मेनका गांधी केस। मेनका गांधी के केस में वो मेजॉरिटी ओपिनियन बनी कि अब लॉ की परिभाषा ये है। उस लॉ को भी टेस्ट किया जा सकता है रीजनेबलनेस के आधार पर। तो ये एक प्रकार का वहां पर रेस्ट्रिक्शन है। आगे अपन बढ़े तो आर्टिकल 51A ये जोड़ा गया है इसके अंदर। संविधान अपने फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि बगैर फंडामेंटल ड्यूटीज के आपकी जब तक जन सहभागिता नहीं होगी किसी कृत्य को करने में, तब तक अपन ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हालांकि ये आर्टिकल 51A जस्टिसेबल नहीं है, इनको किसी भी कोर्ट के अंदर प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, लेकिन संविधानवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो व्याख्या की है, लिबरल व्याख्या की है, और उस लिबरल व्याख्या के अंदर उन्होंने पर्टिकुलर आर्टिकल 51AG जो कि पर्यावरण को संरक्षण देता है, नदी, नाले, वन, इन प्रकार के चीजों पर यदि कोई किसी प्रकार का यदि कोई अतिक्रमण करता है, समझ लीजिए आप, मैं मेरा अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि बूंदी के अंदर एक घड़ियाल रिजर्व पार्क था, तालाब है, मतलब वो नदी जो चलती है, केशवराय पाटन के पास में एक नदी चल रही है, उसके पास में घड़ियालों के प्रिजर्वेशन के लिए एक जगह है। लेकिन वहां पर यदि भूमाफिया यदि वहां से बजरी निकालते हैं तो जो घड़ियाल है जो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है उससे। अब वो जो बिल्डर है वो वहां से बगैर किसी अनुमति के और वहां से निकाल करके ले आए बजरी ला करके मार्केट में बेचना शुरू कर दिया।
बजरी वालों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पकड़ करके हमारे पास लाए कि साहब, सामने वकील साहब कहने लगे साहब ये तो बड़ा सिंपल मामला है, केवल बजरी का ही तो मामला है। लेकिन हमारा दिमाग कुछ और ही काम कर रहा था। हमने कहा नहीं, ये सिंपल बजरी का मामला नहीं है, ये पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का मामला है। इसलिए हमने उस बेल एप्लीकेशन को खारिज किया इस आधार पर कि ये फॉरेस्ट के अंदर आप बगैर अनुमति के घुसे ही क्यों, आपको वहां से हेडलोड भी ले जाने की इजाजत नहीं है, छोटा सा वहां से कोई भी चीज नहीं ले जा सकते आप तो बजरी का ट्रैक्टर ट्रक भर करके ले आए, और आपने ये नहीं सोचा कि उस दौरान में घड़ियालों पर क्या बीत रही होगी। तो हमने जब ऐसा किया तो हमारे कुछ अधिवक्ता मित्रों ने इसका विरोध भी किया कि साहब आप ये क्या कर रहे हो, आप जो छोटे से मामले के अंदर भी आप बेल खारिज कर रहे हो। अब मैं उनको क्या जवाब दूं। मैंने कहा जो भी है मैंने तो मेरी बुद्धि के अनुसार कर दिया है। आप तो मेरे को उन्होंने कहा कि यू आर बिहेविंग जस्ट लाइक ए मजिस्ट्रेट, यू आर नॉट सीम्स टू बी ए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। मतलब मेरे की उन्होंने डिस्ट्रिक्ट, मैं जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था, उन्होंने आपने तो हमको मतलब हाईकोर्ट का रास्ता बता दिया। मैंने कहा मैंने रास्ता बताने के लिए नहीं बताया, ये तो मैंने मेरे असूलों पर काम करते हुए काम किया है। तो थोड़े दिन बाद में वो हाईकोर्ट से भी बेल खारिज हो गई। तो मैंने कहा हाईकोर्ट जज साहब तो भी आप भी हाईकोर्ट जज नहीं हो, आप मजिस्ट्रेट हो इस तरीके से। तो कहने का ये तो मजाक की बात हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि पर्यावरण को कोई प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर ये हेल्ड किया है कि सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिए हैं कि आप एक ऐसा कानून बनावें कि स्कूलों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर एक सप्ताह में कम से कम 1 घंटा पर्यावरण संरक्षण वर्धन उनके लिए 1 घंटा दिया जाए स्कूलों के अंदर। इस प्रकार का भी उन्होंने किया है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है। गवर्नमेंट की जो पावर है उसको, उनकी एक लक्ष्मण रेखा, उनको सीमा बताने का तरीका है। फ्रैटर्निटी, बंधुता, ये बंधुता जो शब्द है, ये बंधुता के बारे में उन्होंने बताया कि अपने जोड़ तो दिया बंधुता, लेकिन बंधुता कहीं दिखाई नहीं देती। आए कैसे कुछ नहीं है। लेकिन ये बंधुता बढ़ानी होगी। किसी भी बंधुता का मतलब है इस देश के अंदर विविधता में एकता है, लेकिन इस विविधता को यदि कोई व्यक्ति तोड़ता है, तोड़ने का प्रयास करता है, जैसा कि प्रोफेसर प्रहलाद राय ने बताया कि बंधुता के बारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई प्रावधान नहीं है। यह बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान नहीं है, लेकिन बंधुता को यदि कोई तोड़ता है तो आईपीसी की धारा 153A 153B के अंदर प्रावधान है, उसके अंदर उन्हें सजा दी जा सकती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस प्रकार की बातें कहना क्या बंधुता को बढ़ावा देना होगा? मेरे हिसाब से नहीं है। इसलिए इस प्रकार की जो बंधुता, और बंधुता के अंदर भी आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी स्वाधीनता तो मेंटेन कर की जाएगी, डिग्निटी तो, लेकिन वो डिग्निटी थोड़ा बहुत उस पर रेस्ट्रिक्शन भी है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसकी कॉस्ट पर आपको इस प्रकार के भाषण देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमने डिग्निटी को बहुत ही ऊंचा शब्द माना है। प्रत्येक महिला की, पुरुष की डिग्निटी, ये डिग्निटी का जो उदाहरण है कि फातिमा खातून की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए 10 लाख रुपए दिलाए गए थे, हालांकि वो भारतीय नागरिक नहीं थी। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल कैन नॉट बी इग्नोर्ड इवन इन प्रिजन। जेल के अंदर भी यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो कृष्णा अय्यर ने कहा है उसकी भी डिग्निटी है, उसको भी अखबार उपलब्ध होना चाहिए, उसको भी उसके साथ में किसी प्रकार की मारपीट आदि की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उसकी भी डिग्निटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो बातें मैंने आपको बताई, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है और डायरेक्टिव ये फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। अब सामाजिक और आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस तो हमने प्राप्त कर लिया। जैसे हमारे को 18 वर्ष के मताधिकार का, 18 वर्ष के ऊपर का कोई व्यक्ति हुआ उसको मताधिकार का अधिकार दे दिया गया, तो हमने राजनीतिक स्वतंत्रता तो एक झटके में प्राप्त कर ली। लेकिन अभी भी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता बाकी है। आप ध्यान रखिए, जब तक नागरिकों को सामाजिक आर्थिक रूप से उत्थान नहीं किया जाएगा नागरिकों का, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है?
कोठियों से मुल्क की मैयार को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। जो पेवमेंट ड्वेलर्स है, जो झुग्गी झोपड़ा में रहने वाले हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है, जो डाउन ट्रोडन है, पददलित है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उनकी आंखों से जब तक आंसू नहीं पहुंचे जाएंगे तब तक स्वाधीनता का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए इनके ये काम अभी करना बाकी है। कभी रामधारी, और अभी भी हमें हैव नॉट और हैव नॉट की खाई पाटनी है। आय का जो असमान वितरण हो रहा है उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ट्रैक पर लाना है। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने ये डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में ही शायद ये बात कही अपने कुरुक्षेत्र के अंदर। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। इसलिए आर्टिकल 27 अपने संविधान का जो आर्टिकल 27 है, हालांकि आर्टिकल 27 की जो लैंग्वेज है वो एक तरफा है। उस लैंग्वेज की से यह ध्वनि निकलती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को उन्नत करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं, ये इसे कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता। दे आर नॉट जस्टिसेबल, बट इवन देन दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। फिर भी वे देश के शासन को चलाने के लिए वो फंडामेंटल है, मूलभूत है। इसलिए इसका जो इंटरप्रिटेशन है न्यायपालिका ने प्रारंभ में तो बड़ा ही लिटरल इंटरप्रिटेशन, शाब्दिक अर्थान्वयन किया गया था। एक यहाँ कहिए कि इसका बड़ा ही संकुचित दृष्टिकोण अपनाया गया था कि जब कहीं भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट इन दोनों में क्लैश होता है तो आर्टिकल 37 की लैंग्वेज के मुताबिक, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिसेबल नहीं है, न्यायालय में उन्हें प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, इसलिए दे कैन नॉट गिव दी प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स। उन्हें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वरीयता नहीं दी जा सकती। लेकिन धीरे धीरे इस सोच में बदलाव आया। जैसा मैंने कहा ना, 30 साल के अंदर लॉ की डेफिनेशन बदल गई है, तो इस सोच में परिवर्तन आना निश्चित सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए ये बदलाव आया। और वो बदलाव भी अपने को दिखाई देता है। पहले तो 1951 में चंपाकम दोहराया राजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास ने कह दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को न्यायालय में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। यदि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसी मूल अधिकार के असंगत में है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नीचा देखना पड़ेगा। लेकिन अब 1958 में इन री केरला एजुकेशन बिल, 1967 में गोलकनाथ का केस, 1973 में केशवानंद भारती का केस, जिसमें भी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक फीचर थ्योरी डेवलप की गई है, और 1980 में मिनर्वा मिल्स केस, और 2007 में IR कोहेलो केस। या आप जो लॉ स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए सारे महत्वपूर्ण केसेस हैं। आप RJS के अंदर यदि कोई क्वेश्चन आए तो उनको ब्यूटिफाई करने के लिए इन केसेस को आप प्रविष्ट कर सकते हैं, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और वैसे आप प्रबुद्ध नागरिक हैं तो आपको उसके लिए भी आपको याद रखना जरूरी है। तो ये जो मैंने जो केस लॉ बताए हैं उसके बाद में there is no clash between the fundamental rights and the directive principle of state policy। अब इनमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया है, इनमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की एक फिलॉसफी डेवलप हो गई है। और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी तो एक बहुत ही ऐसी थ्योरी है कि ये बहुतों के मैं तो समझ में नहीं आती है कि है क्या चीज। मैं यदि किसी को पूछूं कि आप यदि 20 शब्दों में मुझे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी समझा सके तो बड़ा भला होगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी क्या है कि जजेस के द्वारा प्रोपाउंडेड की ये थ्योरी है। आर्टिकल 13 और 368 इनकी जब व्याख्या की गई तो उसके अंदर मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़े विधिवेत्ता एडवोकेट नानी पालकीवाला, उन्होंने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। सेवा इस रूप में की है कि कोई भी सरकार जो कि बहुमत प्राप्त कर ले दोनों सदनों में और विधानमंडलों में भी, वो निरंकुश न हो जावे, इसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी प्रपोज की गई है। उस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के अंदर उन्होंने जजेस ने उन्होंने केशवानंद भारती के केस में जो पहल की थी, जो बहस की थी, उसके आधार पर कुछ
इलस्ट्रेशन के रूप में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी डेवलप हुई है, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोच्च है और कोई चीज सर्वोच्च नहीं है। सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ही शक्तियां ग्रहण करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, इनके अंदर सेपरेशन है। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऐसा जो कल्चर है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके अंदर कोई भी सरकार संविधान में संशोधन करके भी परिवर्तन नहीं कर सकती। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य का खुद का अपना कोई वो नहीं होगा। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, इन दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप एक को तवज्जो दो दूसरे को एकदम रसातर पर डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये सब कुछ इधर उधर बिखरे हुए तत्व है जिनको एक जगह जोड़ने का जजेस ने इन जजमेंट के थ्रू प्रयास किया है। अब मैं आपको यदि साधारण भाषा के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर का वर्णन करूं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कहीं लिखा हुआ नहीं है। सपोज कीजिए कि एक जैसे महिलाएं साड़ी पहनती है, साड़ी पहनती है किस लिए पहनती है कि अपना शरीर को, अंग को ढक सके। और उसका अब साड़ियों की भी अलग अलग वैरायटी है, उसके अंदर किसी में कसीदाकारी है, किसी में बगैर कसीदाकारी है, किसी में वो अंदर वो नाड़ा भी बांध करके साड़ी बांध सकते हैं, किसी में दोनों अलग अलग पैरों के अंदर भी आप साड़ी पहन सकते हैं, किसी में लांग भी पीछे से डाल सकते हैं। दक्षिण भारत की महिलाएं वो पीछे से अपन डालते हैं ना, तो लेकिन ये साड़ी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन कल को यदि साड़ी फाड़, ये धोती फाड़ करके रुमाल बना दे तो फिर उसका स्वरूप भी बदल जाएगा, तो फिर साड़ी का बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं चेंज हो जाएगा। इसी तरह संविधान को आप ऐसे छिन्न भिन्न नहीं कर सकते कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। संविधान फिर भी रहना चाहिए, शैल स्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 के अंदर ये जो शब्द है उसी की उन्होंने व्याख्या की है कि आप चाहे जितना उसके अंदर परिवर्तन करें, परिवर्तन कुछ भी संशोधन करें, लेकिन इस सबके बावजूद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी अल्टर्ड एट एनी कॉस्ट, किसी भी प्रावधान के थ्रू। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आप हम सभी ये जो संविधानवाद के ऊपर बहस कर रहे हैं, आप और हम सभी का कर्तव्य क्या है इस सारी चर्चा को सुनने का। हमने संविधान बना करके कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन तीनों के अलग अलग हेड भी बना दिए हमने, और उन हेड के ऊपर एक ड्यूटी डाल दी कि आप अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा में रह करके और संविधान के अंदर, संविधान के तहत ही कार्य करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि यदि कोई अंग, गवर्नमेंट का कोई, ये तीनों में से कोई अंग अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके दूसरे के अधिकारों में पांव पसार ले, तो हु विल वॉच ऑन दी वॉचमैन? वॉचमैन तो तीन है, चौकीदार तो है, आपकी एक कॉलोनी है, उसके अंदर आपके अध्यक्ष, सचिव और सभी चुने गए हैं। उन्होंने एक चौकीदार बैठा दिया और चौकीदार को कह दिया कि देखो कोई अवांछित व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रवेश नहीं करे, रात को आप जागते रहो ऐसे बोलते भी रहोगे। लेकिन कल को यदि जो चौकीदार है वो जागते रहोगे कैसेट ही चला दे और खुद सो जावे तो फिर क्या होगा? आजकल ऐसे भी है, अपन देखते हैं कि कई जगह कैसेट चलती है, आदमी नहीं बोलता कैसेट चलती है कि आप ये ले लो वो ले लो, इस प्रकार कैसेट चलती है। तो वो जो चौकीदार, अपन ने जो 3 चौकीदार बना रखे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन चौकीदारों में से यदि कोई सो जाए और अपनी अपनी लाभ वैसे ही स्टीरियो टाइप कैसेट चलाते रहे तो पर्पस सर्व नहीं होगा। ऐसे में उस कॉलोनी में रहने वाले जो व्यक्ति है उनको बारी बारी से ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं चौकीदार सो तो नहीं गया है, कहीं कैसेट तो नहीं चला रहा है वो। इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, इनको मुखर होकर के आगे आना होगा, हमारी ये जिम्मेदारी है। इसीलिए हमने ये आत्मार्पित किया भारत का संविधान, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया ही कैन बी वॉच ऑन दी वॉचमैन, वो ही वॉच रख सकता है। उनको मुखर होकर के बोलना जरूरी है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन,
चुप रहने से भी कातिल की मदद होती है। आप यदि चुप रहोगे तो कातिल की मदद होगी, इसलिए कातिल को अपने को मदद नहीं करनी है। आपको जहां कहीं भी अन्याय अत्याचार दिखाई दे उसका विरोध करना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया को माननीय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत बड़ा स्पीच है। उस स्पीच के अंदर उन्होंने कहा है कि देश के भाग्य का निर्धारण हो रहा था प्लासी के मैदान में 1757 में। अंदर लड़ने वाले लोग जितने थे उससे बहुत ज्यादा की संख्या में बाहर तमाशा देखने वाले लोग थे। वो यदि उन्होंने उनका कोई साथ नहीं दिया और वो के परिणाम की प्रतीक्षा करते रहे, और ये परिणाम ये हुआ कि देश उसके बाद से आगामी 200 वर्षों तक गुलाम रहा अंग्रेजों का। तो इसलिए आपको उदासीन, तटस्थ, मौन ये नहीं रहना है। आपको मुखर होकर के अपनी आवाज को बोलना ही है। हो ये रहा है कि अपन जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं वो तो चुनाव में वोट देने ही नहीं जाते हैं। 20% की सरकार चुनी हुई आ जाती है और वो 100% पर राज करती है। इसलिए आपको तटस्थ नहीं रहना है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कवि रामधारी सिंह दिनकर को कोट करते हुए। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र अपनी एक कविता लिखी है, समर शेष है। समर शेष है, इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा। जिसका है यह न्यास उसे सत्वर लौटाना होगा। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याग। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इसलिए आपको तटस्थ नहीं रहना है, मौन नहीं रहना है। जहां कहीं भी आपको अत्याचार ये दिखाई दे वहां पर मुखर होकर बोलना है और हर चीज में संविधानवाद को आगे लाना है। तभी संविधान दिवस मनाने की सार्थकता होगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्री अशोक कुमार व्यास। आपने बात रखी, थोड़ी सी लंबी हो सकती है बात, लेकिन जो आपका आह्वान है वो मुख्य रूप से, एक तो मैं व्यास साहब का ध्यान आकर्षित करता हूँ। साहब यहाँ ऑल वॉक ऑफ लाइफ पीपल है और हम जयपुर में एक नई परंपरा की शुरुआत शायद आज से हो जाएगी कि माह में एक बार मिलेंगे और इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो डिबेट है उस पर बातचीत करते हुए जो आपने जो आह्वान किया है कि हम कैसे तटस्थ ना होकर कुछ ना कुछ एक्शन और रिएक्शन करें, तो इसी कड़ी में मैं माननीय रमन नंदा जी को आमंत्रित करता हूँ। रमन जी ने वो यात्रा पहले से प्रारंभ कर दी है और भारतीय संविधान और आम नागरिक उन्होंने पूरे न्यायिक या पूरे जुडिशियल सिस्टम को देखा है, उसके बाद उसमें प्रवेश हुए और अब उसको जी रहे हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार आप सबको। और मेरा तो काम बहुत आसान हो गया। इतनी इंस्पिरेशनल बातें प्रोफेसर साहब ने भी कह दी, जज साहब ने भी कह दी, और हम जैसे तो वकीलों को कम ही मौका मिलता है कि जजों और प्रोफेसरों के साथ बैठ पाए। वकील आपस में बहस करते हैं और जज जजमेंट सुनाते हैं। अब ऐसे भी मौके मिल जाते हैं जब जज से आप बहस भी कर सकते हो, जज की बात से एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो। तो बहुत प्यारी बातें बताई इन दोनों विद्वान लोगों ने। कुछ बातों से तो मैं जाहिर तौर पर सहमत हूँ और उनको बिल्डअप करके मैं आपके सामने विद ड्यू रिस्पेक्ट अपनी शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप उस लाइन की तरफ देखिएगा, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके बाद संविधान का जो पहला आर्टिकल है दैट सेज इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। Preamble, we the people of India. Article 1 talks about name and territory in India, that is Bharat shall be a union of states. So there is we the people and there is Bharat in the first few words coming in. The question is there a difference between India and Bharat? और we the people क्या है? हम लोग कौन है? प्रहलाद जी ने बहुत प्यारी बात की, मेरे पास आंकड़े नहीं थे, उन्होंने दे दिए कि जो संविधान सभा थी उसके लिए जो इलेक्टोरेट था, जो देश की जो जनसंख्या वोट कर सकती थी वो 28% थी, राइट।
उस 28% में से भी कितनों ने वोट किया तो क्या होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी ग्रेजुएट्स की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वकीलों की तो कुछ वकील प्रतिनिधि चुन के आए, कुछ बीए ग्रेजुएट स्नातक चुन के आए। तो 28% जनता को भागीदारी थी उन व्यक्तियों को चुनने की। उनमें से भी कितनों ने वोट किया, और जितनों ने वोट किया उनमें से भी कितनों को मेजॉरिटी मिली। यानी जो लोग हमारे देश की उस असेंबली में बैठे थे वो इस देश की बहुत ही नगण्य जनसंख्या के वोट लेकर पहुंचे थे। ये उस समय की उनकी वैचारिक उड़ान थी कि फिर भी उन्होंने देश का और समाज का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन यदि आज के इलेक्टोरल टर्म्स में आप देखें तो दैट वाज अ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ माइनॉरिटी, वेरी एक्सट्रीम माइनॉरिटी। उसके पास दो रोल थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट रोल यानी कॉन्स्टिट्यूशन को तय करना, दूसरा लेजिस्लेटिव रोल। वो पार्लियामेंट का रोल भी सेंट्रल प्रोविंशियल जो सारा मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव सा परफॉर्म कर रहा था। अब मेरी 2-3 बातें हैं। पहला तो कोई भी दस्तावेज किसी भी समय काल में जब तैयार होता है, हर दस्तावेज अपने समय काल और उस दस्तावेज को तैयार करने वालों की सीमाओं द्वारा सीमित हो जाता है। यदि महाभारत काल में कोई दस्तावेज लिखा जाएगा तो उस समय की टेक्नोलॉजी सोच उससे प्रभावित होगा। ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय अगर कोई आप उस समय का कोई चार्टर देखोगे, कोई कॉवेनेंट देखोगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, वो उस समय की स्थिति के हिसाब से होगा। और आज की तारीख का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो उसमें ये भी होगा, इफ द पीपल आर कम्युनिकेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, ऑल दैट। तो समय, टेक्नोलॉजी, विचारों का पैनापन समयांतर बदलता है, समाज बदलता है। सो अब सवाल आता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम दस्तावेज, एक कॉन्ट्रैक्ट है, देश के विभिन्न वर्गों के बीच, व्यक्तियों के बीच एक संविदा है कि हम कैसे जिएंगे, देश को आगे कैसे निर्मित करेंगे और इसमें हम सबकी डेस्टिनी क्या होगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना, इसका बैकग्राउंड आप देखिए। 1932 में पुणे पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी के बीच में और अंबेडकर के बीच में। स्वतंत्रता संग्राम के बाद बना है ये कॉन्स्टिट्यूशन, आजाद बन जाने हो जाने का प्रक्रिया शुरू हो गई थी उसके पहले। तो फ्रीडम स्ट्रगल का बैकग्राउंड है। उस फ्रीडम स्ट्रगल में अंग्रेजों का रोल था। अंग्रेज दो शक्तियों को कांग्रेस के खिलाफ उभार रहे थे। एक जिसे कहते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फेल हो चुकी थी लंदन में, तो अंबेडकर को अंग्रेज उठान पे लाना चाह रहे थे। उधर वो मुस्लिम लीग को भी बिल्डअप करना चाह रहे थे अंग्रेज लोग। सो जो मेन प्रॉब्लम जो आ गए थे महात्मा गांधी और कांग्रेस के सामने, बंधुत्व कैसे पैदा करें। गांधी जी का जो स्ट्रगल है वो सवर्णों और शेड्यूल्ड कास्ट के बीच में, जिसे हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, उनके बीच बंधुत्व पैदा करने का प्रयास था, और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। तो इन समस्याओं से जूझते हुए दूसरा, अंग्रेज अपने राज में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में क्या किया, कैसे क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया। दे वर बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज कॉल्ड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। आपसे यदि कहा जाए कि एक छोटा सा संगठन भी बनाए, तो उस संगठन का मिशन स्टेटमेंट यदि बनाना हो, विच इज व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो क्या आप उस संगठन का मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं। यदि मान लो आप मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन, ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन, तो मिशन स्टेटमेंट किस तरह का होगा कि हम चाहते हैं कि देश में मीडिया को हम किस किस रूप से परिभाषित करके देश के अलग अलग कोनों तक पहुंचाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करें, कार्य प्रणाली हमारी क्या होगी। क्या मिशन स्टेटमेंट में ऐसा भी कोई वक्तव्य होगा कि एक जो चपरासी अपॉइंट होगा वो 2 साल बाद अगर रिटायर होगा तो रिटायरमेंट बेनिफिट कितने होंगे, या हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से फलाने लोग 2 साल के लिए अपॉइंट होंगे। ये संविधान का डॉक्यूमेंट है, मैं आपको इसमें से एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं। इसी जब कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट तैयार होता है ना, अलग अलग गुटों में हर गुट अपनी अपनी बात घुसाने की कोशिश करता है। ये है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 337 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत का संविधान है। 337 पढ़ता है special provision with respect to educational grants for the benefits of Anglo-Indian community, which was an infinitesimally small percentage. During the first 3 financial years after the commencement of this constitution,
The same grants, if any, shall be made by the union and by each state for the benefit of the Anglo-Indian community in respect of education, as were made in the financial year ending on 31st day of March 1948. During every succeeding period of 3 years, the grants may be less by 10% than those for immediately preceding period of 3 years. ये जो कंसर्न है, ये एक व्यापक देश की डेस्टिनी बनाने वालों के हैं या स्मॉल ग्रुप्स ट्राइंग टू डू देयर ओन बार्गेनिंग है? तो ये जो हमारे ऐसे स्पेशल प्रोविजंस कई सारे हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि हर दस्तावेज उस समय के पात्रों के संघर्ष की कहानी होता है, आप उसको उस रूप में भी देख सकते हैं। और जब मैं इस दस्तावेज को उस रूप में देखता हूं तो जो प्रिंसिपल प्रोटैगनिस्ट आ जाते हैं पॉलिटिकली, ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। कानून के लोग इसको कानूनी रूप से परिभाषित करते हैं, लेकिन ये दस्तावेज पैदा होता है एक राजनीतिक संघर्ष के परिणाम के कारण। We as lawyers and advocates and judges and professors of law, we get into the details of it, and at times we lose the larger picture कि ये तो एक पॉलिटिकल बार्गेन है अलग अलग लोगों के बीच में। देश का विभाजन होना था, प्रहलाद जी ने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ सीटें खाली रह गई थी, क्योंकि जो पहले सीटें थी उसमें मुस्लिम लीग के लोगों को भी होना था, उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। अब वो तो बॉयकॉट कर रहे हैं, वो तो अपने अलग कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको सम्मिलित मानकर कि शायद वो कभी आ जाएंगे, तो वी मूव द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ सर्टेन मैनर। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वी ऑल लाइक टू यूज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, राइट सर? अ लिविंग डॉक्यूमेंट इवॉल्व। A living child, when he is 5 years old, at the age of 20, he doesn't remain 3 feet and 4 inches. If he's at 3 फुट 4 इंच का अगर 5 साल में, तो 25 साल बाद तो 3 फुट 4 में उसको डब्बे में बंद नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो वो बच्चा लिविंग नहीं, उसको आपने पत्थर बना दिया। Constitution, if it is a living document, has to breathe, has to grow, has to change. If you put a stop on its changing, कि एक समय पे अंबेडकर जी ने और गांधी जी ने या नेहरू जी ने जो तय कर दिया वही अंतिम सत्य है, अरे भाई ऐसा सत्य तो भगवान कृष्ण ने भी तय कर दिया। वेदांत इज द समिंग अप ऑफ द वेद। उसके पहले अष्टावक्र गीता भी है और भी व्याख्या है। और हम कहां बैठे हैं साहब? राधा कृष्ण लाइब्रेरी में। यहां एक किताब थोड़ी है। किसी भी एक किताब को सर्वोपरि मान के सब कुछ उसको समर्पित कर देना, मेरे सबमिशन में इट इज अ साइन ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इंटेलेक्चुअल लेजीनेस कि हम एक किताब के बल पे चलेंगे, इस किताब के बल पे नहीं कर सकते। दूसरी बात आती है साहब, संविधान हमारे सामने आ गया, जिस तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एज इफ वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मोदी जी ने कहा कि साहब संविधान दिवस मनाते हैं वगैरह वगैरह। जो एज ए भारत अब इतने वर्ष का हो गया, या भारत में कानून की परंपरा, वट एवर इज द नंबर ऑफ 70 और वट एवर, द ट्रेडिशन ऑफ लॉ इज नॉट दैट न्यू। पर मोदी जी ने एक बड़ी प्यारी बात की थी, उन्होंने संसद में पहली बार भाषण दिया था मेरे ख्याल, कहा था कि हम नहीं मानते कि भारत 1947 में पैदा हुआ। इंडिया वॉज नॉट बॉर्न इन 47 and the rule of law did not come with the adoption of this constitution. Rule of law का जो परंपरा हमारी है, जब हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो मर्यादा सामाजिक कानून ही है। रूल ऑफ लॉ इज कि यदि पब्लिक में क्रिटिसिज्म हो रहा है राजा का, he is accountable. पब्लिक परसेप्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो एक लेवल पे फेमिनिस्ट एंगल से कह सकते हैं कि सीता माँ के साथ जो हुआ ठीक हुआ कि नहीं हुआ, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। और दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे यहां पे जो शब्द है वो है धर्म। राइट्स और ड्यूटी का कॉम्बिनेशन उसमें निहित है। धर्म शब्द में दायित्व का बोध स्वतः निहित है। अंग्रेजी में राइट्स और ड्यूटीज दो अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं। तो जब आप अंग्रेजी में लॉ पढ़ते हो, जूरिस्प्रूडेंस के सिद्धांत पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात कही थी है व्यास साहब ने कि राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज शामिल हैं।
वेरी नाइस, क्योंकि कोई भी राइट तब तक मायने नहीं रखता जब तक किसी ना किसी की कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी ना हो। मैं कहता हूं आई हैव अ राइट दैट माई चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड वेल इन क्लास। जब वो स्कूल जाए तो उसको पढ़ाया जाए। अब उसको पढ़ाया तब तक जाएगा जब कोई टीचर अपना ड्यूटी मानेगा। यदि टीचर अपना दायित्व नहीं करेगा तो मैं राइट को लेके क्या करता रहूंगा? मैं जज साहब के पास भी चले जाऊंगा तो जज साहब को वहां पे पढ़ा थोड़ी पाएंगे बच्चे को। सो राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और जो भारतीय परंपरा है, दूसरा साहब आई वांट टू से इक्वालिटी इज अ वेरी फैशनेबल टर्म। लिबर्टी इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द रूल ऑफ लॉ। अब एक पढ़ा लिखा आदमी जो कानून जानता है वो एक गरीब आदमी के पैसे चुरा लेता है और एक गरीब आदमी दूसरे गरीब को उठा के चला जाता है, क्या दोनों ने बराबर का जुर्म किया था? एक व्हाइट कॉलर आदमी है, सब कुछ जानता है, सब कानून वगैरह पता है, वो जुगाड़ करके किसी तरह से आपकी जेब में से पैसे निकलवा के चल देता है। और दूसरा एक भारतीय परंपरा में चाणक्य नीति में जो बात आती है, अब वो कास्ट के, यदि ब्राह्मण कोई क्राइम करता है तो उसको सजा चौगुनी या दोगुनी है एज कंपेयर टू कोई और करता है तो। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यस, equal in the eyes of law sometimes creates problems. All I'm just doing is raising some points of thought. अब जो सबसे बड़ी जो मुझे समस्या है कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को लेकर, जब हम लोग ग्रोइंग अप ईयर्स में थे और कॉन्स्टिट्यूशन के एज अ पत्रकार फॉलो भी करते थे, थोड़ा बहुत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी कवर किया, तो जस्टिस एच.आर. खन्ना हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़े हीरो हुआ करते थे, डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने प्रजातंत्र को बचा लिया केशवानंद भारती जजमेंट। अब केशवानंद भारती जजमेंट इतना कंट्रोवर्शियल है कि उसको समझ पाने में वॉल्यूम्स लग जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी मैं उसके फैक्ट्स में जाए बिना, एज व्यास जी सेड, इट प्रोपाउंडेड समथिंग कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा प्रेम्बल भी है और वो बेसिक स्ट्रक्चर अनऑल्टरेबल है। यद्यपि संविधान में एक्सप्लिसिट प्रोविजन है कि किस तरह के जो प्रोविजंस हैं कैसे अमेंड हो सकते हैं। कुछ तरह के प्रोविजंस के लिए यदि वो स्टेट्स के राइट्स को अफेक्ट करेंगे तो यू नीड द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्हाइल द प्रोसीजर इज वेरी लेड आउट, जस्टिस खन्ना हेल्ड, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में था 13 जजेस थे। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट टाइम दैट द फुल कोरम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सैट, सारे के सारे 13 जज बैठे एंड द जजमेंट वाज वेरी नैरो, 7-6। और 7-6 में भी जो 7वां जजमेंट है, अभी भी डिबेट है कि वो इस साइड है या उस साइड है, बट ब्रॉडली द कंसेंसस इज दैट इट वाज 7-6 इन फेवर ऑफ इनंसिएशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ unamendability of the basic structure of the constitution, and there is now a certain basic structure available. But the irony is, उन्होंने 73 में जजमेंट दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, राइट सर? 73 में जजमेंट आया, राइट? 73 के बाद से सुप्रीम कोर्ट उसको फॉलो कर रहा है। 76 में मिसेस गांधी ने प्रिएम्बल में 2 नए शब्द डाले, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। अरे भाई, किसने डाले? जबकि लोकसभा का 5 साल का टर्म एक्सपायर हो चुका था, एक्सपायर्ड क्रेडिट कार्ड, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा उनका टर्म खत्म हो चुका था। और साहब ये फंडामेंटल चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का। उसके बाद से भी सुप्रीम कोर्ट यही कहता है बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिएम्बल, अनऑल्टरेबल। अरे तुम्हारी आंखों के सामने ऑल्टर हो गया था, तुम्हारे जजमेंट के बाद ऑल्टर हो गया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन यही है, अनऑल्टरेबल बेसिक स्ट्रक्चर। एक और प्रॉब्लम है साहब, वी टॉक फर्स्ट अबाउट अ लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ लिविंग डॉक्यूमेंट। सोसाइटी एंड ह्यूमन जनरेशन आर आल्सो लिविंग। हर जनरेशन कोई ना कोई योगदान देती है, अपने पुरखों के योगदान को आगे बढ़ाती है। दैट इज हाउ नॉलेज हैज ग्रोन, दैट इज हाउ सोसाइटी हैज ग्रोन। तो ये जब इसके ऊपर जो बहस हो रही थी केशवानंद भारती जजमेंट में, तो बहुत, इफ एनीवन ऑफ यू इज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, उस बहस को पढ़ना और उसमें जजमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज
जस्टिस चंद्रचूड़ फॉर वन, उन्होंने बड़े अच्छे से सम अप किया व्हाट पालकी वाला आर्ग्यूड, व्हाट सिरवई साहब आर्ग्यूड। जो बम्बई के वकील थे साहब सिरवई साहब, तो मैं तो उनका बहुत मुरीद हूं। उन्होंने केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की सख्त मुखालफत करते हुए कहा था कि यदि आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट इनंसिएट करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर है जो अनऑल्टरेबल है, इसका मायने ये है कि उस संविधान सभा ने जो तय कर दिया वो सनातन हो गया अगले हमेशा के लिए, जो आने वाली जनरेशन चेंज नहीं कर सकती। दैट अमाउंट्स टू डेड मैन रूलिंग फ्रॉम द ग्रेव्स। मुर्दा लोग अपनी कब्रों से आप पर राज करेंगे। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ वी एक्सेप्ट द डॉक्ट्रिन, we are, my opinion, implicitly accepting that we choose to be ruled by the dead men from the graves, however great they may have been, because however great they may be, their thoughts may have to be tested on the angle of time, and what Winston Churchill said or did in the pre-war years or the inter-war years, उसके बाद उसी मुल्क ने उनको प्रधानमंत्री एक्सेप्ट नहीं किया, हटा दिया। तो डेड मैन रूलिंग फ्रॉम द ग्रेव इज अ प्रॉब्लमैटिक एरिया। तो जज साहब ने जो कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को हमें डिफेंड करना चाहिए, मैं कहता हूं नहीं, मुझे हम लोग को डिफेंड करना, हम भारत के लोग। संप्रभुता, सॉवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल। दूसरा, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मैं एक और आगे प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर हम कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्ट्रिन किसने दिया हमें, ये सब सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए जजों ने दिया। 13 में से 7 जजेस ने कह दिया। अब और उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें तो राइट है पार्लियामेंट के किसी भी फैसले को स्ट्राइक डाउन करने का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इंटरप्रेटेड इन अ यूनिक मैनर। आज जजेस हैव एक्वायर्ड मोर पावर देन जजेस इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जजेस कौन है? अब हमने आगे डिफाइन कर दिया कि हम जजेस तो कोलिजियम के द्वारा तय होंगे। हम जजेस की आपस की टीम बैठेगी, हम ही लोग रेकमेंड करेंगे। तो यानी सम ब्लैक कोर्ट्स either who joined the judicial services or as advocates become law judges, they exercise the self-perpetuating system of collegium. ये एक नया हो गया वर्जन, not caste by birth but by virtue of profession, and the allegations of number of people who are relatives of judges, Allahabad High Court में हमारे सबके सामने है। So then rule of law becomes subordinate to basic doctrine pronounced by judges, to be supervised by judges in the future who are not accountable. I say this amounts to hijacking of the democracy by black courts. ये तो प्रजातंत्र को हाईजैक कर दिया हम वकीलों ने और जजेस ने। एंड रूल ऑफ लॉ इज नॉट द रूल ऑफ एडवोकेट्स और जजेस। गरीब आदमी एडवोकेट, अरे भाई साहब काम करा दो हमारा, मेरी जमीन छुड़वा दो। उनके लिए वकील खुदा है, फिर जज खुदा है, फिर एक जज से बड़े दूसरे जज खुदा है, उससे बड़े तीसरे जज खुदा है। But rule of law is not the rule of this advocate or this judge or that judge. It is rule of law. Majesty of law is much bigger than the majesty of an individual advocate or a judge. तो ये जो भारत के लोग, हम लोग, we the people gave ourselves this constitution, they the black courts have hijacked it. Thank you, sir. I am a black court. धन्यवाद रमनंदा जी, आपने शायद बहुत सारी बातें हमारे सामने खड़ी कर दी और एक नई दृष्टि को देखा भी होगा। कुछ लॉ के विद्यार्थी होंगे या कुछ इतर जो साथी हैं हमारे, उन्होंने भी समझा होगा कि बहुत सारी अभी अपार संभावना है उस पर बातचीत होने की। आज के कार्यक्रम का विषय हम भारत के लोग ही है, उसका जो लेटर है और उसी की बातचीत हुई। क्या हम भारत के लोग ठीक तरीके से इस राष्ट्र को समझ पाए, इस पूरे राष्ट्र के क्रियाकलापों को समझ पाए? तो अंतिम वक्ता रमनंदन जी ने अपनी बात रखी और हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रख दिए हैं, जिस पर एक लंबी चर्चा होनी चाहिए और एक दृष्टि अलग तरीके से विकसित होनी चाहिए, क्योंकि समय काफी हो गया है। अगली सीरीज में इस पर बातचीत करेंगे। आप हमारे बीच आए तीनों, और निश्चित रूप से मानता हूं अभी बहुत लंबी चर्चा होनी है। हमारी तरफ से एक
याद आपके साथ रहे। तो हमारे एक साथी हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों के चेहरे मोहरे उकेरते हैं वो। मैं आमंत्रित करता हूँ राजस्थान पत्रिका टीवी को संभालने वाले श्री अभिषेक तिवारी हमारे बीच है, कार्टूनिस्ट है। पत्रिका में आप बहुत सारे आपके कार्टून देखते होंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं कि आप ये मेरा बॉन्ड लेपर्ड जो सफारी है ना, उस पर हमारे प्रभावितान फाउंडेशन के संदीप जी ने सारे लोगों को पसंद आएगी। इसी क्रम में यायावर से लौटकर जयपुर में जर्मन पढ़ाने वाले मेरे साथी देवकरण यहाँ हमारे साथ हैं और पिछले 15-16 सालों की मैं साहब के साथ यात्रा की सहचर है हमारे। तो मैं देवकरण सैनिक को आमंत्रित करता हूँ। को पसंद करा तो कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहेंगे बोल दो ना। जैसा आपने तो ले लिया, नहीं उसको जो पसंद हो वो करो, जो पसंद हो। हाँ वही पहले तो प्रोफेसर साहब की पसंद होगी, दोनों में जब पसंद हो देना। ये मेरे पास है। हाँ ये मेरे पास बहुत अच्छे। आप दूसरे की वाली नारी की ये भी मेरे पास नहीं। व्यक्तित्व पे बहुत हमारे बीच हमारे साथी हैं और इंडियन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एक स्टडी सर्किट चलाता है आर के वर्मा जी, एडवोकेट आर के वर्मा। 22 वर्षों की सेवा के बाद 2 बार एडीजी का एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर एज थोड़ी सी कम रही 5-6 साल ही। तो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान ने कहा वर्मा जी अब 6 साल के लिए आपको क्या ले हम। तो वर्मा जी से डिसिप्लिन सीखा जा सकता है, वर्मा जी से कर्मठता सीखी जा सकती है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच रमन नंदा जी को एक याददाश्त के रूप में। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में बहुत से लोगों के जीवन को आलोकित करने वाले और मेरे बच्चे तो कहते हैं कि प्रमोद जी का कोई भी बोलो तो आप चल देते हो, लेकिन निश्चित रूप से हमारे जीवन को बेहतर बनाया, बहुत सारे लोगों को बेहतर बनाया, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं ऐसी कोई उनकी वो नहीं कर रहा हूँ कि बोस्टिंग कर रहा हूँ, शायद व्यास जी भी जानते हैं। तो बहुत लोगों को आलोकित किया और हम तो ये मानते हैं कि हमारे जीवन को ठीक तरीके से समझने के लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा है। तो धन्यवाद की कड़ी में और 2 गतिविधियां, हमारा एक शनिवार भी चलता है और एक हम मासिक गतिविधि प्रारंभ करने वाले हैं। मैं उनके मुखमंडल से सुनना चाहूंगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे 3 वक्ताओं ने आज बात रखी संविधान को लेकर, रमानंदा जी ने क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं। तो जयपुर क्या उसका एक वाहक हो सकता है, जयपुर से वो चालू हो कि क्या हमें सोचने की, दोबारा देखने की, दोबारा समझने की जरूरत है और उसमें आप सब लोग सहभागी हो, आप अपने मित्रों के साथ सहभागी हो। तो मैं अंतिम कड़ी में माननीय प्रमोद शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय व्यास जी, रमनंदा जी और आप सब लोग उपस्थित हैं। पिछले काफी सालों से हम बैठते हैं, हर शनिवार को मिलते हैं और महीने में एक आध कार्यक्रम ऐसा सामूहिक विषयों पे रखते हैं। इसलिए कुछ समय से ये कोरोना ने हमारी ये गतिविधियों को थोड़ा बाधित किया था, तो हम वापस इसको ये एक तरह से ब्रेक द आइस था कि हम कार्यक्रम संविधान दिवस को चुने। तो इसलिए हमने दिवस चुना और हमारा ये सोचना है कि महीने में एक कार्यक्रम हम यहाँ सामूहिक विषयों पर रखें और आप सब लोग, इन्होंने बहुत बड़ी बातें कर दी। हम बहुत लोग मिलते रहे, उनमें से कैरियरिस्ट थे, बच्चे बनते गए, कोई जज बन गया, कोई पत्रकार बन गया, कोई RS बन गया। फिर वो तो उनकी अपनी योग्यता थी, हमारा कुछ में खाली इतना सा रोल है, तो कैटलिस्ट जैसे होता है उतना सा ही। जैसे वो बादलों से बारिश तब होती है, वो थोड़ी सी वो बिजली उनमें होती है, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। खाली वो कलित जो होता है वो बारिश को कर देता है, इतना सा ही महत्व है, बाकी हमारा कोई रोल नहीं है। हम चाहेंगे कि शनिवार को आप सब जो भी चाहते हैं आगे करियर अपनाना, तो वो हमारे साथ जुड़े। हम शनिवार को बैठते हैं और कंटेम्प्रेरी जो सामयिक विषय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय चर्चाएं करते हैं। तो मैं तो कई मजाक में कहता हूँ कि हम RS की या RJS की कोई, हम तो सीधे रिटर्न की कोई तैयारी नहीं, हम तो इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं सीधा। और आपको आश्चर्य होगा कि मॉक इंटरव्यू भी खूब किया मैंने, मॉक इंटरव्यू खूब लेता हूँ।
तो एक बार तो एक लड़का आया, वो बोला भाई साहब मैं शनिवार से आया बैंक को, शाम से आया, तो बोला भाई साहब लेट कर दी। मैंने कहा ये तो टाइम 5 बजे आता हूँ मैं बैंक में, मैं तो 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। मैंने क्यों? तब पिछले शनिवार को अपन बैठे थे और फिर संयोग से उसका मंगल या बुध को इंटरव्यू था आरपीएससी में, तो कहते भाई साहब वैसे के वैसे क्रम से प्रश्न पूछे तो शनिवार को अपन ने डिस्कस किए थे, तो कहते मैं सारे उत्तर दे आया। तो उसको बेचैनी हो रही थी कि वो 2 दिन से बेचैन हो रहा हूँ आपको बताने के लिए कि अपने शनिवार का इतना इंपॉर्टेंस है। अपने यहाँ से 5-6 बच्चे तो वहाँ गुजरात में जज बने, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ कोई फौज में एग्जीक्यूटिव होता है वो बने, कई आते हैं मिलने बच्चे, अभी भी आ जाते हैं। शनिवार को उनको होता है जयपुर है तो फोन करते हैं भाई साहब कहाँ बैठे हैं वहाँ, तो अच्छा लगता है। तो आप सब लोग जो भी आपके परिचित हो बच्चे, आपको तो जरूर कहिए शनिवार को। हम पहले तो जवाहर कला केंद्र में बैठते थे, मधुबन रेस्टोरेंट था वो बंद हो गया, हम कोशिश करें चालू हो जाए वापस। तो बाकी जो हमारी जगह है हमने इस पे भी डाला है, ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन नाम है खाली, वो तो काम ऐसे करने से होता है, काम तो करने से होता है, नाम तो कोई खास बात नहीं है। तो आप सब लोग जुड़े, और महीने में एक कार्यक्रम हमें यहाँ राधाकृष्ण लाइब्रेरी इसी हॉल में हम रखेंगे। लाइब्रेरी वालों से हम क्षमा मांगते हैं, थोड़ा लेट हो गया हमारे कारण। तो ये लाइब्रेरी में है हमारी साथी हैं अभिलाषा जी, तो उनकी कृपा रही कि आधा घंटा थोड़ा अलग हो गया, वरना 6:30 सरकारी संस्था में 6:30 लगा के वो लॉक एंड की में चाबी कर देते हैं। मुझे डर था कि अपने को बाहर से बंद कर रहे हैं पर अभिलाषा जी कहते हम निश्चिंत थे कि बाहर से बंद तो नहीं होंगे, सब कमरे में बंद और चाबी खो जाए। प्रमोद शर्मा सर ने बताया नहीं, मैं भी प्रमोद शर्मा सर के उससे ही राजस्थानी में लिख रही हूँ, हिंदी में लिख रही हूँ। वो एक कार्यक्रम हम आकर नाम से करते हैं, राजस्थानी के नाम से, राजस्थानी मातृभाषा के इसके लिए वो एक बड़ा बात होगी। आप सब लोग आए, हम बहुत हमने आपसे दृष्टता कर लेता हूँ, बहुत जल्दी से आपको निमंत्रण देते हैं, और आप लोग आए। ये बड़ा मुश्किल है इन सब लोगों को जोड़ना, कई लोग देखते रहे, मैंने कहा बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को, कहाँ होता है। व्यास साहब के लिए तो मतलब आप इतनी व्यस्तता रहती है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन से रहे, बड़े प्रख्यात रहे, रिटायर के बाद भी गवर्नमेंट ने इनको 5 साल के लिए वापस रखा है सीकर में। आप तो आज इनको आना था, पर वो चूंकि आज लेट हो जाते वहां से, तो इसलिए कल ही आ गया, आज छुट्टी ले लिया। तो इनका बड़ा विद्या को लेके बड़ा अनुराग है, आपने इनको सुना होगा। तो ऐसे ही इनके शरद हैं, वो इनके बेटे, वो भी जैसे हैं, उनकी बहू, उनकी बेटी तो आज स्टॉप किया था, और शरद का भी साथ 12वीं रैंक, और उसने संघर्ष करके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, वो स्केलिंग हटवाई उसने। अच्छा। हाँ, उसने स्केलिंग जो होती थी आरपीएससी में, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। हाँ, उसने बड़ा संघर्ष किया। उससे एक बार थोड़ा सा डिप्रेस हो गया कि सर मैं तो छोड़ता हूँ, बहुत फीस लगती है। तो मैंने उससे मजाक में कहा, उसको मोदी इंस्टीट्यूट में लग गया था, मैंने वो तेरी कितनी तनख्वाह मिलती है? तो शायद 40,000 मिलती है। तो मैंने खर्चा काट के कितना बच जाता है? बच जाता है 30,000। तो मैंने 30 तो तेरे बच जाते हैं, बाकी कम पड़े में चले गया। पर यार लड़े इसको सुप्रीम कोर्ट में, खाली तू ही लड़ सकता, और किसी की बस की नहीं है, क्योंकि और किसी के बस की नहीं। उसने बहुत मेहनत की साहब, उसका डॉक्यूमेंटेशन मैंने देखा, तो फाइल देखी, मैंने कहा यार तू ही हटा, और किसी बस की नहीं। तो उसने कहा ठीक है सर। मैंने कहा तू कब पैसे पड़े वो मेरे से ले लेना, लेकिन ये सटा दे इसको। उसने सटा दिया था, वो शायद बालाकृष्णन कौन थे, सीजीआई बालाकृष्णन सीजीआई उस समय का है। तो वो वास्तव में स्वाति ने टॉप किया, वो आई थी सैटरडे, तो वैसे ही कर लेंगे। तो मैंने कहा देख शरद से मेरा वादा हुआ था कि अखबार में नाम आएगा, लेकिन उसका दूसरे कारण से आया, उसके लिए हटाने के लिए आया। पर उसका रिजल्ट आया तो सुबह 6 बजे घंटी बजी सबकी फोन की, तो मैंने बस नाम देखते मैंने कहा बधाई। उनको आपको कैसे पता चला? तो मैंने कहा 6 बजे घंटी है, इसका मतलब स्वाति ने टॉप किया है। तो उन्होंने कहा तो 1:30 बजे रिजल्ट आया था, 1:30 बजे घंटी करने वाले थे, तो स्वाति ने हमारी बात रखी। तो अच्छा है, आप इनके सानिध्य में रहेंगे, आप देखेंगे किस दृष्टि से चीजों को रखते हैं। तो यू विल बी अहेड ऑफ द अदर कैंडिडेट्स। इंटरव्यू में जब आप जाते हैं, आपके पास से सारा सामान होता है जो इन्होंने बोला है, तो आप सारे कैंडिडेट से आगे होते हैं, क्योंकि आप टेक्स्ट से अलग होते हैं, और वो सबको बहुत पसंद आता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके आपका तो खैर है, पर राधाकृष्ण लाइब्रेरी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। नहीं, ये उपक्रम हमने यहाँ किया, और अभिलाषा जी कारण हमको सुविधा होगी। और सबसे बड़ी बात, मैं छुट्टी पे हूँ आज। अपन मिलते रहेंगे साथ साथ।